जोर से किया करो। क्या है, ऐसा करने से मोबाइल छूट जाता है। कुछ अनाउंसमेंट्स है। एक तो प्लीज़ आप सभी ध्यान रखें कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड या वाइब्रेशन मोड पे रहे, क्योंकि जब बजता है तो सभी को डिस्टर्ब होता है, तो इसका खास ध्यान रखें। दूसरा, अगर आपको आपके रूम्स क्लीन करवाने हैं तो नीचे रिसेप्शन है स्टेयर्स के बाजू में, वहाँ पे आप आपकी चाबियाँ जमा कर दीजिए, तो 11 से 4 के बीच में वो कभी भी आपकी रूम साफ़ कर देंगे। हाँ, जब आप लोग माइक यूज़ करेंगे कुछ बात रखने के लिए, उसके बाद तुरंत बंद कर दीजिए, इसका ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो फिर वो स्पीकर उसकी आवाज़ पकड़ के फिर वो विसल होता है। तो माइक जब यूज़ कर रहे तभी ऑन रहे, और माइक में ही बोलिए। वो तो मैं 7वें दिन तक बोलता रहूंगा, माइक माइक। हाँ जी, कहिए। तो मैं कमल मंगल जी से परिचय करा दूं। कमल मंगल जी हमारे मित्र हैं अहमदाबाद से, और वहाँ आनंद निकेतन नाम से स्कूल्स हैं, और लगभग 10,000 बच्चे करीब 10 स्कूलों में लगभग हैं। और उसमें से एक स्कूल को हमने सैंपल मानी है, या एक स्कूल को काम करने की जगह है, जहाँ लगभग 2,000 बच्चे हैं। वहाँ टीचर्स, पेरेंट्स और टीचर्स भी अध्ययन में लगे हैं, और स्कूल में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसा ही अलग अलग जगह कहीं कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान, देखो हम लोग तो परेशान हैं अभी, क्या बोले, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है ना। हम व्यवसाय का मानवीयकरण करने में लगे, और उसमें भी कुछ अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। चलिए, तो कल कल मैंने यहाँ से शुरू किया था कि कोई चीज़ ऐसी भी है जो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता। तो कल दिन भर में ऐसा क्या निकला? देखिए, जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता, तो उसके लिए मैं कोई एफर्ट कर सकता हूँ। मेरे ध्यान में है कि ये मैं नहीं जानता हूँ, इसको मेरे को कभी पूरा करना है। लेकिन यदि कोई चीज़ ऐसी है जिसको मैं जानता भी नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ, तो उसके लिए मैं एफर्ट भी क्या करूँगा? तो कल दिन भर में जो कुछ भी चर्चा हुआ, देखो कल की चर्चा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि कोई चीज़ की आवश्यकता लगती है तो हम उसके लिए एफर्ट करेंगे। यदि कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं लगती है तो उसके लिए एफर्ट भी क्या करेंगे? और यदि मैंने मान लिया है ये इस तरह से पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं दूसरी तरह से सोचूंगा भी क्यों? तो कल का दिन फर्स्ट हाफ और शायद सेकंड हाफ में भी कुछ चर्चा हुई। फर्स्ट हाफ में मेनली चर्चा हुई कि अपना दृष्टि क्या रहे। तो उसके लिए अपन थोड़ी सी बात की है कि मूल ध्रुव हैं मानव में विचार की क्षमता है अस्तित्व नियम से। हमारे विचार की क्षमता का अस्तित्व की सच्चाई के साथ में जुड़ जाना, तदाकार हो जाना, पहचान लेने का नाम ज्ञान है। इसका प्रयास हजारों साल से हुआ है। तो अब ये हो गया कि तमाम जो कुछ भी दर्शन, फिलॉसफी, धर्म हम सबके बीच में उपलब्ध है, वो उसी एक सच्चाई को उद्घाटित करने का प्रयास है, उसी एक सच्चाई को कहने का प्रयास है। हम पूरा कह पाए कि नहीं कह पाए, कहने वाले ने क्या कहा इस पे अभी कुछ नहीं कहा जाए, लेकिन परंपरा को देख के समझ में आता है कि हम काफ़ी लंबी यात्रा किए भी हैं, और यात्रा अभी शेष भी है ना, क्योंकि मानव के साथ तो हमारा जीना नहीं बन रहा है, अपने साथ तो हमारा जीना नहीं बन रहा है। तो थोड़ा सा अपन अपनी दृष्टि को फैलाने की कोशिश की, और सेकंड हाफ में फिर थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की। तो चलो आपकी तरफ से बात आए कि कल दिन भर में ऐसा क्या ध्यान चला गया जो पहले नहीं गया था। बोलिए। नमस्कार भैया। मैं मुक्ताचर पे। तो कल की चर्चा में मुझे ये ध्यान गया कि जैसे मैं पहले अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाती थी, हाँ, और जैसे मैं अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाती तो अगले वाले को भी स्वीकार नहीं कर पाती। बिल्कुल। इसमें द्वंद्व उठा था मेरे बीच में। और कल मैंने मतलब इसके पहले भी सुना है शिविर,
तो उसमें मैं जैसे मैं इतना मतलब क्लैरिटी समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या समझना है क्या लेना है। बस मैंने ऊपर ऊपर का सुना, वही बता देती थी और उसमें मेरा अहंकार बढ़ जाता था। हाँ। इस पे मेरे पति ने मेरे को ध्यान देते थे हर टाइम, मुझे मतलब सहयोग के रूप में मुझे उस दिशा में लेके जाते थे कि आप यहाँ पे अहंकार बढ़ रहा आपका करके। तो उसमें मैं थोड़ा फोकस करती थी, देर से करती थी लेकिन थोड़ा होता था फोकस। तो उसमें समझ में आता था कि नहीं मैं थोड़ा गलत जा रही हूँ। और फिर ये समझ में आता था कि कल की जो भाव विचार की बात बताई, तो उसमें मैं खुद को स्वीकार नहीं कर पाती थी, इसलिए अगले वालों को स्वीकार नहीं कर पाती। अभी यही भाव मेरा निरंतर नहीं हो पा रहा है। मैंने सुना तो पहले भी आपका वीडियो बढ़िया। मतलब बढ़िया। यूट्यूब से सुनती रहती थी, लेकिन वो निरंतर नहीं हो पा रहा मेरा। तो यही मेरा दुख है। और इसी दुख से मैं मतलब इतना प्रभावित हो जाती कि अगर मैं मतलब मुझे रोना भी आता था कि मैं कितना ना समझदार हूँ, बहुत कि बढ़िया। मैं बहुत ना समझदार हूँ। मैं अपने आप को नहीं पहचान पाई, अस्तित्व के नियम को नहीं पहचान पाई, सार्वभौम नहीं हो पा रही हूँ मैं अपने आप में। यही मेरा दुख है। और जैसे मुझे सुखी होना है, तो अगर मैं इसी को उल्टा लेती हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अभी थोड़ा समझने के क्रम में आ चुकी हूँ। बहुत बढ़िया। इतना मेरा बहुत शेयरिंग, धन्यवाद। देखिए, मैं भी आपके सामने ये सबमिट कर सकता हूँ कि शुरू में हम इसी वर्कशॉप को थोड़ा एकेडमिक स्टाइल में लेते थे। कंटेंट को लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी डेप्थ बढ़ी या कंटेंट हमारी ज़िंदगी को छूता है, तो फिर हर सूत्र को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कैसे होगा या बहुत सारी जगह में। तो अभी मैं देखता हूँ कि पहले हमको लगता था कि हम कोर्स पूरा कर दें, इतना कंटेंट तो एक शिविर में आना ही चाहिए। धीरे से ध्यान गया कि तुम कंटेंट या कोई अपनी क्लास थोड़ी है कि कोर्स पूरा करना है, वो तो इतने साल वैसे ही कोर्स पूरा किया था। तो अभी ये समझ में आया कि जब हम जिंदगी की बात कर रहे हैं और किसी दर्शन की बात कर रहे हैं, तो 7 दिन में यदि हमको इतना भी स्वीकार हो जाता है कि ये बात मेरे समझने लायक है और इस बात को समझे बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, इतना भी हम पहचान पाए तो पहला शिविर सफल। समझने की प्रक्रिया तो अपने आप में थोड़ी आगे और लंबी चलेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन 7 दिनों के दौरान हर व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार अपनी जर्नी करते हुए जहाँ उसके गैप्स हैं उसके भीतर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मेरे क्वेश्चंस का प्रैक्टिसेबल आंसर है। और जो भी गैप्स मैं जिस भी डायमेंशन में पहचानता हूँ, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग अलग है, उसका फोकस एरिया अलग अलग, तो हर व्यक्ति एक ही बात पे खुश नहीं हो सकता है, उसका क्लिक पॉइंट अलग अलग ही रहता है। इसलिए शुरू के 2-3 दिन थोड़ा स्लो चलते हैं ताकि आप साथ साथ चल पाएँ, क्योंकि इस तरह की बात को करने का हमारा बहुत अभ्यास भी नहीं है। हमको कथा प्रवचन सुनने के अभ्यास हैं, उसमें जो सुन लिया, नहीं सुना तो भी मौज है। यहाँ हर चीज़ को हम आमने सामने डिस्कशन में ला रहे हैं और हर बात को कर रहे हैं, और सोचना आपको ज़्यादा होता है ना, कि हमने 3 साल सोचा ही और भी सोच ही रहे हैं। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमारी भी गहराई बढ़ी है या क्लैरिटी बढ़ी है, तो अब हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर, उसकी महिमा को, उसकी डेप्थ को और उसको कन्वे कैसे किया जाए कि सामने वाले को छू जाए, सामने वाले तक भी पहुंच जाए और वो भी उसको वैसे प्रैक्टिकली हैंडल करने लगे। नहीं तो पहले आत्मा बोलते थे, अभी जीवन बोल देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? शब्द ही तो बदलेंगे। तो शब्द बदल जाएं कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए, तो मतलब है। नहीं तो बात आपकी ठीक है, बोलने वाले को भी अहंकार आता है, सुनने वाला भी अहंकार में चला जाता है, क्योंकि उसको भी नया नया बोलने आ जाता है। नहीं नहीं, ऐसा ही हो। जीवन विद्या इस मामले में और ज़्यादा वो मतलब तेज है, और ज़्यादा शार्प है, क्योंकि इतना मटेरियल मिल जाता है कि सामने वाले को निपटाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। उसका तो मुंह बंद किया ही जा सकता है। बहुत खतरा है इसमें। चलिए आपकी तरफ, कल दिन भर की चर्चा में क्या उपलब्धि हुई, अपने अपने हिसाब से आप लोग शेयर करें, है ना। हाँ जी, माइक पीछे, हाथ उठाते जाइए, माइक मिलते जाएगा, फटाफट आधे घंटे में पूरा करेंगे, फिर कल आगे की बढ़ेंगे। डिस्कशन से 2 विशेष बिंदु जो मेरी ज़िंदगी को टच किया है। हाँ। एक नंबर बिंदु तो यह है कि सबसे बड़ी भ्रांति हमारी थी कि 5 संवेदनाओं को हम अपने सुख मान के चले आए थे। कल ये क्लैरिटी आ गई कि ये 5 संवेदनाएं सिर्फ संवेदना तक सीमित है, जो कि क्षणस्थायी है,
निरंतर सुख देने की सामर्थ्य इनके अंदर में नहीं है। ये बहुत पहली। देखिए बहुत बड़ा निष्कर्ष। और दूसरी क्लैरिटी ये आई कि हम हर पल बाहर में ही अपनी खुशी की तलाश करते थे, औरों की बातों को, औरों के आचरण को हमारी सुख दुख के निर्णायक मानते थे। कल ये स्पष्टता आ गई कि हमारे भाव विचार ही सबसे बड़ा निर्णायक है, द कोर फैक्टर which determines the state of my mind and accordingly my pleasure and pain is determined। ये बाहर की सोर्स से नहीं आता, बाहर की व्यक्ति के आचरण से नहीं आता, वस्तु से नहीं आता या परिस्थिति से नहीं आता। वो वस्तु या परिस्थिति को मैं किस निगाहों से देख रहा हूँ उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये दूसरी क्लैरिटी है, और ये दोनों बहुत ही पावरफुल पॉइंट है जो कि जिंदगी का मोड़ को बदलाने की सामर्थ्य रखते हैं। धन्यवाद। शानदार। हाँ जी, और बोलिए। हाँ जी, भैया कमेंट। मेरा ध्यान घटना की परिभाषा पे गया कि घटना सुख दुख का कारण नहीं है और घटना मेरे लिए एक आईना है। हाँ, तो इसके बारे में मैं सोच ही रहा हूँ, बट ये मेरे को थोड़ा झिंझोड़ के रख दिया कि सब कुछ को उस लेंस के थ्रू इवैल्यूएट करना कि सब कुछ घटना ही है और मैं उसके लिए कैसे तैयार हूँ और मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। जैसे किसी के घर में डेथ वगैरह हो जाती है नियर एंड डियर वन की, तो वो तो इट इज़ लाइक ये तो बहुत बुरा हुआ, ये उसको भी घटना कैसे माना जाए और उस तरफ उस लेवल की समझ हो सकती है कि उसको भी ये एक नेचुरल है, ये एक साइक्लिक थिंग है, जाना तो होता ही है, और उसको उस नज़रिए से देख पाना, यहाँ तक समझ कब बढ़ेगी या कैसे बढ़ेगी उस पर सोचना है। बट एवरीथिंग इज अ घटना इज पर हमारी सोच का कैनवास तो खुल गया, बिल्कुल। है ना। गुड, बढ़िया। हाँ जी, और बोलिए, और बोलिए। अगला माल तब मिलेगा जब पुराने का पेमेंट होगा। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो मेरे लिए कल की बातें काफ़ी विचार शुरू करने वाली बातें थी। मतलब ऐसे कि मैं कोई निष्कर्ष पे तो कभी नहीं मतलब अभी तक नहीं आ पाया किसी, पर जो सबसे ज़्यादा अभी मेरे हाईलाइटेड है वो ये है कि मिस्टेक से हम नहीं सीखते। मतलब तो क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ देखी है, अपनी गलतियाँ देखी है, अपने बड़ों की गलतियाँ देखी है, समाज की गलतियाँ देखी है, और सोचा कि उसकी गलती से सीख लूँगा और वो नहीं करना है। पर कुछ था कि नहीं करना है गलती, तो गलती चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, या भाग जाना उससे कि चलो शादी नहीं करना है या पैसे नहीं कमाने। पैसे से काफ़ी एग्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया कि ज़्यादा पैसे नहीं कमाने, कि जब तक ज़रूरत नहीं पड़ी तो पैसे के पीछे भी नहीं भागे। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड यही था कि मिस्टेक से हम नहीं सीख सकते, हमें एक अच्छे उदाहरण चाहिए। बढ़िया। कितने लोगों का ध्यान इस बात पे चला गया कि हम गलतियों से नहीं सीखते? कौन इसको अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी से जोड़ के बताएगा कि यदि आपको ये समझ में आया है तो इसकी ज़िंदगी आपका इसका आपकी ज़िंदगी में किसी घटना से जोड़ के क्या प्रभाव पड़ेगा, या आपको लगता है कि पड़ सकता है? हाँ जी, माइक। सर, सीखते रहते तो वही गलतियां बार बार नहीं करते थे। हाँ, इसका नहीं, मतलब वो ही तो है ठीक कि है। हम गलतियों से नहीं सीखते। पिछले एक शिविर में एक बहन ने इस बात पे इतना बढ़िया शेयरिंग किया, तो उसने कहा कि मेरा 4 साल का बच्चा है, हाँ, प्री प्राइमरी का। तो बच्चे क्या है 5 और S लिखने में एक जैसा लिख देते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, है ना, ऐसे कुछ है ना, आप ज़्यादा S5 और S और B, है ना, ऐसा Q, ऐसा कोई शब्द है। बोले जब भी वो ऐसा करता था तो मैं उसको बहुत डांटती थी। फिर गलती किया, तुम ऐसी गलती करते हो, कितनी बार करोगे? और मतलब जब तक वो रोने नहीं लगे तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होता था। तो इतनी सी चर्चा आने के बाद वो आंख में आंसू ला के रोई और उसने कहा कि मैंने कितना अपने बच्चे के साथ में गलत किया है।
और मेरे को तो ये भी बोलते थे, तुमको सब समझता है, तुम जानबूझ के करते हो। कभी ठीक कर देते हो तो समझता है ना, इसका मतलब। अच्छा, कभी वो ठीक भी हो जाता है, फिर वो फिर गलत हो जाता है। तो यदि इस पे हमारा ध्यान चला जाएगा कि कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सुबह उठ के आज ये सोचा हो कि आज मैं क्या गलती करूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और कभी यदि जिसको हम गलती कह रहे हैं वो हो भी गई, तो हमने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं कैसे वहां से बच के निकलूं, है ना। मैं तो था ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं, और लास्ट में गले गले पड़ भी गई तो अक्सर ये सुनेगा कि जानबूझ के नहीं की। तो मैंने गलती की है, ये भाषा हम मतलब प्रयोग नहीं कर पाते। तो मेरे को लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए, जब ये कह रहे हैं कि मेरा भाव और विचार निरंतर हो जाए, उसका एक ही मतलब है कि हर डायमेंशन में मेरे पास सॉल्यूशन है। मैं अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को वैसा ही समझता हूं जैसा वो है। यदि जैसा वो है, इसका मतलब मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, मानव मूलतः गलती नहीं करता है, मानव गलतियों से नहीं सीखता है। ये गलती शब्द को ही हमारी जिंदगी से निकाल के फेंका जा सकता है। या तो हमको सही उपलब्ध नहीं था, संबंध के मामले में हमको सही उपलब्ध नहीं है। तमाम फिजिकल चीजों के मामले में जो सही उपलब्ध है उसकी परंपरा है। तो जो सही उपलब्ध नहीं था उसको हम नहीं पा सक रहे हैं। या तो सही उपलब्ध नहीं है, या तो मेरी समझ नहीं है, या तो सही उपलब्ध नहीं है, या मैं नहीं समझा हूं। लेकिन मैं प्रयास तो यही करता हूं। हर व्यक्ति अपनी बात को दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर ही रहा होता है। हम घर में भी एक दूसरे को समझा ही रहे होते हैं। इसका मतलब है मैं अपने में ये मान के चलना ही चाहता हूं कि मैं ठीक सोच रहा हूं, मेरे एक्शन ठीक है। और जब भी मुझको ये स्वीकार होता है कि ये मुझसे ठीक नहीं हुआ, उसका गिल्ट फीलिंग, उसका अपराध बोध अपने में बना ही रहता है। और ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। इन सारी बातों को समराइज, देखो, अपने आप से बात करना एक बहुत जरूरी काम है। अभी अपन जब अकेले बैठे रहते हैं दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं, या किसी पास्ट में घटी घटना के बारे में, फ्यूचर में घटी घटना, फ्यूचर के बारे में। मेरे को खुद से बात करना, और बात करने के लिए मेरे पास रेफरेंस होना, इन्फॉर्मेशन होना। तो यदि ये रेफरेंस हमारे पास रहेंगे तो मैं अपने आप से बात कर पाऊंगा, है ना। कुछ भी घटना घटती है ना। जैसे मैं आपको मेरी घटना बताता हूँ। सुबह मैंने उठ के नहाने के बाद बाल बहाने के लिए कंघा उठाने की कोशिश की, तो जहाँ वो रखा रहता है वह नहीं था। तुरंत क्या ध्यान में आया, कहाँ चला गया। मेरी आदत नहीं है बंद करने की। जैसा ही है वो खुला ही रहता है, मेरे से बंद होता नहीं। तो मैं कहीं भी जाऊँ, नॉर्मली तो शिविर ऐसी किन्हीं जगहों में होते हैं, थोड़ा सा आश्रम टाइप होता है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप होता है, कभी कभी होटल्स में भी होते हैं, तो मैं उधर भी बंद नहीं करता। तो बंद नहीं करता, ये मेरी आदत में है। लेकिन उसमें पैसा भी पड़ा रहता है, जितना भी रहता है ना, ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन पड़ा रहता है। मेरे को जेब में रखना ठीक नहीं लगता है। तुरंत फिर अगला ख्याल आया, रूम तो खुला था। फिर तब तक बाथरूम में गया तो मिल गया। तो मैंने अपने आप को फिर क्रॉस चेक किया मिलने के बाद कि मेरे मन में ख्याल क्यों आया। फिर अल्टीमेटली 2 थॉट के बाद मेरा तीसरा थॉट ये आ गया कि रूम खुला था। तो वहां मैंने अपने आप को पकड़ा कि नहीं, ये देखो, ये गुंजाइश है। तो व्यवहार मेरे को अपने आप को देखने का आईना है। घटनाएं मेरे को अपने आप को देखने का आईना है। अपनी जो स्थिति बेहतर बन गई है उसको भी देखने का आईना है, और जहां मेरी कमजोरियां हैं उसको देखने का तो बहुत साफ आईना है। ताकत भी दिखाई दे ताकि मेरा उत्साह बना रहे, और कमजोरियां भी दिखाई दें ताकि मेरे को आगे का कोर्स ऑफ एक्शन मिल जाए कि मेरे को अपने साथ करना क्या है। सार इतना ही है कि अपने साथ कुछ करना है, बाकी रजिस्ट्री और फ्लैट और ज़मीन सब इधर ही रहना है, और एक दिन रिटायर होना ही है। हाथ में कुछ आता नहीं है, 60 के बाद सब खाली आदमी होता है। तो देखो, कभी कभी ये सोच के भी हम चल सकते हैं कि जब मैं 60-70 का होऊंगा तो अपने आप को क्या जवाब दूंगा कि मैंने ज़िंदगी में क्या कमाया, है ना। और ये कमाई ऐसी है जो साथ जाती है। बोले खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, तो एक झक मारने आया था, है ना।
तो ना खाली हाथ आता है ना खाली हाथ जाता है, कुछ लेके आता है और कुछ और लेके जाना चाहता है। ऐसा अपने आप से बात करना, वो रेफरेंस हमारे पास होना, तो इस शिविर के पूरा होते होते आपके पास इतने सारे रेफरेंस आ जाएंगे जिनको लेकर हर घटना, हर परिस्थिति में, और मैं अकेले जब भी बैठा हूँ मैं अपने से बात कर सकता हूँ कि मैं क्या होना चाहता हूँ और मैं अभी मैं कहाँ हूँ और कैसे इस गैप को फिल किया जाए। तो फिर मेरे को दूसरों के लिए चुगले चुगले का टाइम नहीं रहेगा, अनावश्यक टाइम वेस्ट करने के लिए मैं किसी ग्राउंड में जाके क्रिकेट नहीं देखूंगा। ये उन लोगों के काम है जिनके पास ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, बेरोजगार लोग हैं ना, वो फिर अपना टाइम पास कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो अब काम मिल गया है, हम बैठ के अपना काम करेंगे। जी धन्यवाद। हाँ जी, और बोलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने शेयर किया। हाँ हेलो। हाँ सर, तो ये भाव और भावना जो है, मैं उसके बारे में सोच रहा था। मतलब जैसे आपने अभी कंघी का एग्जांपल दिया, वो अगर भव है हाँ और उसका आपने उसको स्वीकारा, आपकी भावना है, पर वो मतलब वहाँ पे होना आपकी भावना है, वो कंघी पर वो भावना का अभाव हो गया आपको क्योंकि वो कंघी वहाँ नहीं थी। तो उसका मतलब वो अभाव होने के कारण आपने फिर विश्लेषण किया, उसका विचार किया और फिर उसको आपने रिफ्लेक्ट किया। मतलब आपके अंदर विचार है दो तीन, उसमें से एक विचार था कि कमरा खुला था तो मतलब कोई आ गया होगा, ले गया होगा, वो सब चीज़ें आपके अंदर आई। तो ये विश्लेषण हुआ, पर मतलब ये विश्लेषण से आपको अपना अभाव का पता चला, मतलब वो भाव हाँ, का। कोई गैप, मतलब अभी भी हाँ कोई गैप है, इस हाँ बात पे भी ध्यान चला गया। हाँ। तो बेसिकली मतलब मेरा उसमें से समझना है था, मतलब ये तो एक एग्जांपल है, कल कल से बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा कोई चीज़ है जिससे हम उसको हमेशा एज अ पॉजिटिव थिंग स्वीकार करें। मतलब जो भव है उसको हमेशा हमेशा ऐसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो मतलब हमेशा पॉजिटिवली या फिर आगे सुखदायी चलते बना रहे। लिख लो आगे चलते हैं, अभी अभी उस जगह में नहीं पहुंचे। अच्छा हाँ, पर हाँ मतलब ऐसा कोई चीज़ है, मतलब मुझे पता नहीं था मेरी ऐसा कोई चीज़ है। स्वीकृतियां ही मेरा भाव है, हाँ मेरी स्वीकृतियां ही मेरा भाव है। ठीक है, तो यहाँ मैं 7 दिन के लिए हूँ, 7 दिन के लिए जो भी रहने खाने पीने की सुविधा है उसके लिए मेरी स्वीकृति है। ये स्वीकृति ही मेरा भाव है। हाँ। उसमें जो भी कम ज़्यादा होगा, बहुत अच्छा होगा तो उसके लिए अप्रिसिएशन भी है, कहीं कोई कमी है तो उसमें काम भी चलाना है, ज़्यादा ही कमी हो गई तो उसको किसी से बोल के पूरा भी करना है। इतना चलता रहे। ये शरीर जैसे ये रहा, ये कमरा यहाँ 7 दिन के लिए है, ऐसे ही ये कमरा अगले 20 साल के लिए। ये कमरा 20 साल के लिए है, तो जिनसे सलाह लेनी है सलाह ले लो, अपने आप में जो ठीक रखना है रख लो, बाकी अपना काम कर लो। ये भी अस्थाई कमरा है। हाँ, पर सर वो स्वीकारते हैं जो उसको हमेशा सुखदायी कैसे बनाना है वो आएगा अब अभी। इसके लिए स्वीकृति हमेशा नहीं है, हाँ ये 20 साल बाद ये कमरा नहीं रहेगा, ठीक हो गया। लेकिन मैं रहूँगा, तो मेरे साथ जो स्वीकृतियाँ हैं वो निरंतर हैं, वो कैसी हैं वो आगे आएंगी, अभी थोड़ा सा देर है। हाँ जी, बढ़िया, पीछे माइक। हाँ जी, सभी लोग सोचें, और आप देखो आपका काम ज़्यादा है यहाँ पे, इंटेंसिवली सोचें दबा के 24 घंटे, जो लोग घर जा रहे हैं वो भी और जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो भी। हाँ जी। मैसेल मुस्तफ़ा कमाल। नहीं, मैं अभी आपने जो एक छोटा सा डिस्कशन मतलब कमेंट किया उस पर ही बोलना चाहूँगा। मैंने मैं क्यों ज्वाइन किया हूँ, आई एम लुकिंग फॉर दैट आंसर। अभी आपने बोला कि जो चीज़ हमको मालूम रहती है और हम सोचते कि वो ठीक है और हमको दूसरे को बताना है वो, और वो समझ नहीं पाता है सामने वाला कि हम जो बता रहे हैं कि भाई तुम इस तरीके से करो तो तुम ठीक रहेगा, और जब वो सुनता नहीं है तो हमको गिल्ट लगता है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मैं ये सेशन में आई एम लुकिंग आंसर फॉर दिस। ठीक है, ठीक है। देखिए अब ये जो बात आपने कही, जैसे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ और बात आप तक नहीं पहुँच रही है, तो एक तरीका है मैं ये मान लूँ कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा। यदि मैं ये मान लेता हूँ तो आपका दरवाज़ा बंद भी हो गया, मेरा भी दरवाज़ा बंद हो गया। यदि मैं आप ये समझता हूँ कि जो मैंने कहा मैं उसको नहीं समझा पा रहा हूँ,
तो मैं उसको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो मैं किसी दूसरे तरीके से कोशिश करूँगा, किसी दूसरे तरीके से कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं यही कोशिश 20 साल से कर रहा हूँ, बात वही है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ, जैसे मेरा तो लगातार एक संयोग ऐसा रहता है कि लगातार शिविर रिकॉर्ड हो ही रहा है। तो मेरा 20 साल से जब से मैंने सीखना शुरू किया है तब से रिकॉर्डिंग उपलब्ध है और सभी के लिए उपलब्ध है। तो सभी लगातार देख के इस बात को शेयर करते हैं कि नहीं, पहले से कुछ बेहतर हो रहा है, पहले तो आप ऐसा नहीं बोलते थे, या ऐसा नहीं होता था। तो इसका मतलब मेरे को समझ में आता है कि यदि मैंने ये स्वीकारा हुआ है कि कंटेंट तो पावरफुल है और हर मानव में समझने की क्षमता है, केवल उसकी जगह में जाके कैसे कहा जाएगा। यदि वो डिज़ाइन हम बना लेंगे, आज नहीं कल बनेगा, आज नहीं समझेगा तो कल समझेगा, तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, सामने वाले के दरवाजे भी हमेशा खुले हैं। तो ऐसा मान के जब भी मैं दूसरे को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं मानता, तो इसको रिवर्स में ले आएँ कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। अब मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, उसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो मैं ही समझा हुआ नहीं हूँ, मेरी कोई कंडीशनिंग है जो मैं दूसरे पे थोपना चाहता हूँ और सामने वाला उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। एक तो मैं ही समझा हुआ नहीं हूँ। दूसरा, मैं उस भाषा में उस लॉजिक के साथ नहीं कह पा रहा हूँ जहाँ सामने वाला एंटरटेन करेगा। तो या तो मेरा समझा नहीं हूँ या मेरे पास समझाने का तरीका नहीं है, बस दो के अलावा तीसरी कोई बात है नहीं। तो माला अपने ही गले में। नहीं, बिल्कुल सही। आप मतलब समझो, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि भाई जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ वो सही है, जैसा आपने बोला। हाँ, वो सही हो ठीक सकती है। हो सकती है। समझो मैं सोच रहा हूँ कि 90%, बिकॉज अभी हो गया आई एम 65+, तो एक जो भी अकल आई होंगी इतने सालों में, तो अपने को लगता है कि ये सही है। बट जैसा आप बोले, यू आर राइट कि भाई हम समझा नहीं पा रहे, तो वेदर वी शुड कीप ऑन ट्राइंग और वी शुड कीप ऑन खामोश हो जाना चाहिए। ट्राइंग। और थोड़ा कभी वेट भी करना होता है, कभी इंतजार भी ट्राइंग का मतलब ये नहीं है कि लगातार हम बोलते रहेंगे, हर दिन उसको कुछ करते ही रहेंगे। अलग वेट अलग भी करना होता है। हाँ, मेरा कोई रिलेशन मेरे को हैंडल करने में 20 साल भी लगा, 20 साल। और अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूर्ण हो गया हूँ, मैंने यही कहा कि भाई मैं भी एक दर्शन का एक विद्यार्थी हूँ, हमारा थोड़ा एडमिशन पुराना है और हम साथ मिलके एक दूसरे के लिए सहयोगी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कभी कभी इंतजार करना भी ट्राइंग है। पार्डन? इंतजार करना भी एक कोशिश ही है। कोशिश ही, हाँ, मतलब कोशिश बंद नहीं की है, कोशिश करते रहना चाहिए, करते ही विड्रॉ नहीं कर लेना चाहिए। विड्रॉ करना संभव। मेरे को वो एक आंसर चाहिए था, बिकॉज आजकल ये हो रहा है, कम्युनिकेशन इतना वीक हो गया यार, ये सुनता नहीं, तो इट इज बेटर वी जस्ट कीप क्वाइट। हाँ, उस बीच में अपने आप को और अपडेट किया जाए, ये मानते हुए, हम ये मानते हुए ही हमेशा दूसरे को होल्ड में मैं तो कंप्लीट मेरा मेरा मेरे मेरे तरीका तो कुछ गलत नहीं है, मेरी विड्रॉ समझ समझ तो नहीं कम पड़ रही। अपने में शोध किया जाए कि मैं कहाँ कम पड़ गया, उसके लिए तैयारी किया जाए। ओके, आई विल सर्च फॉर द आंसर। थैंक यू। हाँ जी। नमस्ते सोम भैया। तो मेरा प्रश्न ये था कि मतलब घटना तो घटेगी, आपने जैसे कहा, तो ऐसी कोई घटना जो घट जाए जिससे मतलब हमें एक्साइटमेंट रहे और हम बहुत खुश रहें, तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं मोनोटोनस हो जाएगी, ये सोच कि ये घटना तो घटनी थी। तो हमारी लाइफ के जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से दब नहीं जाएंगे? जो कुछ भी पॉजिटिव होगा, अभी पहले तो पॉजिटिव भी किसको देखो, अभी हम पॉजिटिव का मतलब इतना ही है, कुछ इंद्रियों के लिए अच्छा मिल गया तो पॉजिटिव है ना। चलो सिंगापुर घूम के आएंगे, टिकट हाथ में दे दिया, अच्छा, तो कुछ पॉजिटिव हो गया। तो या तो रूप बल धनपद के रूप में हम कुछ पॉजिटिव मान रहे हैं, जबकि ये सारा पॉजिटिव मोमेंट्री है। या कोई आपको बड़ा सम्मान दे दिया, मंच पे बिठा के आपको माला पहना दिया, आपका 4 भाषण किया और सबने तालियां बजाई, ये भी मोमेंट्री। तो फाइनली इस सब से अपने हाथ में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो 24/7 मेरे साथ रहेगा। तो जिस दिन मेरा ध्यान इस बात पे चला जाता है कि ये जितना भी पॉजिटिव जो अभी मिल रहा था ये भी उतना बड़ा नहीं है जिसकी मेरे को तलाश थी, तो नेचुरल है इसके प्रति जो पहले आपका बहुत है ना वो रहता है उत्साह, वो आपको थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और ठीक भी है। अभी मेरे को लगता है कि मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब आपकी एज में जिसको हम हैप्पीनेस मान रहे हैं वो बेसिकली एंग्जाइटी तो नहीं है, वो बेसिकली वो तमाम वो चीज़ें हैं जिनको हम कंपैरिजन मोड वाली चीज़ें कह रहे हैं, है ना। तो एक बार थोड़ी सी हमारे को वो ध्यान में आता है कि नहीं यार इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, तो फिर उससे अपन बड़ी चीज़ को तलाशेंगे
और बड़ी चीज़ वो है जो हमेशा फिर मेरे साथ बनना, कम से कम मेरा सोचना शुरू होता है। अभी मेरी देखो, सोचने समझने की ताकत हमारे पास सीमित है कि असीमित है? असीमित असीमित है। जिन चीज़ों के लिए हमने लगा रखा है वो सीमित है कि असीमित है? सीमित है। सीमित है। बस ये पकड़ने की जरूरत है। हमने असीमित ताकत को सीमित वस्तुओं के साथ लगा रखा है। मैं विकसित हूँ, मैं अपने आप में एक विकसित इकाई हूँ। जड़ जिसके लिए लगा रखा है वो मुझसे कम विकसित है कि ज़्यादा विकसित है? कम विकसित है। ज़्यादा विकसित इकाई अपनी खुशी की तलाश को कम विकसित में ढूंढ रही है। अब इसका विकास होगा कि ये नेगेटिव की ओर जाएगा फाइनली? नेगेटिव, है ना? एक 10th का बच्चा प्राइमरी स्कूल का बुक लेके बैठा रहे, क्या होगा उसका? कुछ दिन बाद प्राइमरी स्कूल जैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी इकाई को विकसित होना है तो अपने से विकसित के साथ में उसको रहना होगा, है ना? तो किसी भी इकाई का आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि वो अपने से विकसित के साथ बैठेगा। अभी चूंकि हमको मानव की समझ नहीं है इसलिए हम पैसे को विकास मानते हैं, तो अपने से ज़्यादा पैसे वाले के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। हम पद को बड़ा मानते हैं तो अपने से बड़े पद वाले के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। इंद्रियों से सुखी होना चाहते हैं तो हम कुछ कुछ और ढूंढते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे मुझसे अधिक विकसित नहीं हैं। मैं चैतन्य इकाई हूँ, मैं एक सोचने समझने वाली इकाई हूँ। ये सोचने समझने वाली इकाई से विकसित इकाई का मतलब है जो समझा हुआ है, इससे कम में विकास नहीं है। तो ये हमारी क्लैरिटी में आएगा तो हमारा बिल्कुल पूरा कार्यक्रम बदल जाएगा, पूरा हमारा जीने का तरीका बदल जाएगा और हमारी उपलब्धि बदल जाएगी। देखो काम की बात कितनी है, 60 में लोग रिटायर होते हैं, है ना? हमारी 60 में जवानी शुरू होती है। अब हमको लग रहा है कि यार अब गाड़ी सही जगह पहुंची। शरीर अपनी जगह है, मानसिक भावनात्मक रूप से जो अपने में मजबूती, जो अपने में स्टेबिलिटी, जो अपने में स्थिरता अभी महसूस करते हैं, ये अब से पहले कभी नहीं थी और डे बाय डे ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि सही अर्थों में यदि हम समझ की राह पे चलेंगे तो बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। शरीर तो अपने हिसाब से बदलेगा, बुढ़ापे को तो महसूस करने वाला मैं ही हूँ। यदि मैं ताजगी के साथ हूँ, मैं उत्साह के साथ हूँ, मैं ज़िंदगी में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ हूँ, मैं अपनी उपयोगिता के साथ हूँ, मैं अपनी खुशी के साथ हूँ, तो मैं तो बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ। तो ये बिल्कुल अलग तरह की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और वो दुनिया हमारी ज़रूरत है। बढ़िया, धन्यवाद। लगाओ, सही उम्र है। जिन्होंने 20 से 30 के बीच में दम लगा दिया, देखो इस सफ़र में निकल के, अभी थोड़ा सा प्री मैच्योर हो जाएगा मेरा कहना, लेकिन 10 साल तो मान के चला जाए। हजारों साल की आदमी की मानसिक जर्नी को यदि 10 साल में हम एक अच्छे लेवल को, एक सुकूनदायी लेवल को पार कर लें तो 10 साल क्या चीज़ है, 10 मिनट जैसा है। यदि जिंदगी की लंबाइयों को देखेंगे तो 10 साल 10 मिनट जैसा है। पिछला 10 साल देखो कैसा गुजरा है। तो अभी शिविर पूरा होने देते हैं, लास्ट में कुछ अच्छी बात करेंगे, फिर देखेंगे। कितने लोग हैं 30 के नीचे वाले? गुड, जोरदार ताली। काफ़ी लोग। थोड़ी सी खुश होने के लिए संभावना बढ़ा लेते हैं। 35 के नीचे वाले कितने? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मोर देन 50%। हाँ जी, चलिए आगे बोलिए। आगे बोलिए, माइक। नमस्ते भैया, मैं वर्षा, मैं टीचर हूँ। आप बोल रहे कहाँ? नागपुर से? नागपुर में टीचर? नाम नागपुर में टीचर हैं? टीचर मैं चंद्रपुर के पास राजूरा है वहाँ। आप बोल रहे कि आपके इसमें जो कमियाँ है उसको ढूंढो। मेरे ढूंढो नहीं, दिखता ही है। ढूंढो क्या, दिखता ही है। मेरे तरफ 7वीं क्लास है, मैं क्लास टीचर हूँ, लेकिन 6वीं क्लास के सर है क्लास टीचर। 34 बच्चे हैं। तो क्लास में परसों के दिन मेरे को 8 दिन छुट्टी पे आना था। तो परसों के दिन मैं बोली 15 दिन के पहले जो होमवर्क दिया है वो पूरा क्यों नहीं किए। 34 बच्चों में से 15-20 बच्चे ने अच्छी तरह से दिखा है, उसमें लड़कियाँ ज़्यादा थी।
और 10-15 बच्चे ऐसे हैं कि वो बिल्कुल 18 लेसन हो गए, पहला दूसरा ऐसा, कोई कोई तो काफ़ी भी नहीं लिए। तो मैं बोली ऐसा क्यों? तो ये लड़कियां क्या बोल रही थी, आप टीचर मारते नहीं ना, इसलिए ये ऐसे चढ़ गए। तो मैं बोली ये मारना ज़रूरी है क्या? तो मारो बोले। तो मैं बोली सर के सब्जेक्ट का लिखे क्या? हाँ बोले सर के सब्जेक्ट का पूरा लिखे, और दूसरी वाली मैडम का, उनका भी लिखे। क्यों लिखे? तो वो टीचर मारते बहुत है, तो फिर आप भी मारो बोले। तो मैं वो सर की परमिशन लेने के लिए गई, उन मारने क्लास के लिए? टीचर, नहीं जो क्लास टीचर है ना, हाँ। सर मैं कैसे करूँ? अच्छा। आपके क्लास के 10-15 बच्चे हैं, वो लिख नहीं रहे, आप मारो बोले। मैं आज तो इतना मारा बोले, या ऐसा हाथ पकड़ो बोले, और यहाँ से ऐसी ऐसी लकड़ी ये करके मस्त ऊपर से मारा बोले। मस्त मारा। हाँ, और उन्होंने पूरा लिखा है मेरा देखो बोले सब्जेक्ट पूरा क्लियर है, कौन सा भी अधिकारी आने दो, मैं चेक करके बरोबर राइट कहिए हो गया। तो मैं बोली ऐसा तरीका, मेरे को थोड़ी देर गुस्सा आया। मैं भी वो बच्चों को थोड़ा सा, उतना नहीं वो सर के जैसा लेकिन थोड़ा बहुत मैं दे दिए। तो बेचारे बच्चे क्या बोले, मैडम आप बहुत सादे हैं बोले, इसलिए हम ऐसा करें बोले, लेकिन अब बिल्कुल खातरी देते हैं आपको कि बुधवार को पूरा होमवर्क आपके सब्जेक्ट का हो जाएगा। सोमवार को कोई बोले 4-5 बच्चे सोमवार को, कोई बुधवार को बोले, लेकिन 10 मिनट के बाद उनके चेहरे पर देखी तो थोड़ा सा मेरे को आया कि ये घर में जाके पेरेंट्स को बोलेंगे और मेरी कंप्लेंट कर दी है। मैं तो 8 दिन रहने वाली नहीं हूँ, अधिकारी आएंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसे मेरे मन में विचार आया। पहले जो था भाव था गुस्से में, और बाद में विचार आया। और 4 बजे, अभी कल तो मेरे को छुट्टी पे जाना है, फिर 4 बजे मैं बहुत पश्चाताप करने लगी। फिर क्लास में गई हो, और वो जो मारे वो बच्चों को सबको बुलाई, बेटा ऐसा नहीं करना, प्यार से बोली, मैं उनको समझा दिए। लेकिन सब बच्चे बुधवार को मेरे को खातरी दे दिए कि आप बिल्कुल चिंता मत करो टीचर, पूरा हो जाएगा। ये इससे सार ऐसा है कि संयम रखना चाहिए, और प्यार से किए तो काम हो जाता, ऐसे मेरे को खातरी पड़ गई। थैंक यू। देखो होमवर्क कर लिए, होमवर्क पूरा किए तो भी जीना नहीं आया, और जिन्होंने कर नहीं किया उनको भी जीना नहीं आया। लेकिन आप बोले ना, ये जितने सारे अपनी हैं ना, ये कमियां होमवर्क ढूंढ किए लो। वाले, ये जितने यहाँ आए हैं ये होमवर्क करके आए। नहीं, अपनी कमियां ढूंढो, तो मैं उसमें वो कौन सी ठीक है, कम पड़ गई, वो ठीक है, आपको पूछना है। वो ठीक है। मेरा ये कहना है कि अभी जिंदा रहने के धरातल पर हम कमियां भी ढूंढते हैं तो उससे भी अपराध बोध में ही जाते हैं, तो उसका भी जब तक कमियों का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है तब तक कमियां ढूंढने का भी फायदा नहीं। लेकिन मैं 34 बच्चों में से उनको नहीं पढ़ाई क्या? नहीं ठीक है, वो ठीक है, वो क्यों ठीक है, नहीं वो सुधरे? समझेंगे उसको भी। अच्छा। कुछ बच्चे समझ गए हैं कि इसको समझने से फायदा नहीं है। और फिर उनको क्या करना चाहिए, कौन सी ट्रिक आजमाना चाहिए? 7 दिन बाद बात करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखो यहाँ तो मैं बार बार यही बोलता हूँ, मत लिखो। मैं क्या बोलता हूँ, कल से शुरू कर दिया बोलना, ज़्यादा मत लिखो, ये सब यूट्यूब में पड़ा है, वहाँ से देख लेना, अभी समझने का काम करते हैं। मैं मना करते जाऊँगा और आप लिखते जाओगे। हाँ, नहीं, मेरा कहने का आशय ये है कि जिसको, इसका मतलब है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सामने वाले को काम का लगे, इसके लिए पहले क्या करें। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किए थे, उसमें एक सब्जेक्ट था वेव गाइड, आज तक याद। वो वेव कहाँ से निकल के कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता था, तो वो कभी समझ में नहीं आया इसको क्यों करना है। उसका फॉर्मूला था, उसमें वैल्यू डाल देते थे, रिजल्ट आ जाता था। हमको कभी समझ में नहीं आई हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक किसी भी बच्चे से पूछो, टीचर से पूछ के देखो वो हिंदी क्यों पढ़ाता है, पूछो। हिंदी पढ़ाने वाले को पूछो कि वो हिंदी क्यों पढ़ाता है। हिंदी तो बच्चे को आती है, तुम क्यों पढ़ा रहे? उसके पास आंसर नहीं मिलेगा। पढ़ाने वालों के पास पूछो कि क्यों पढ़ रहे और क्यों पढ़ा रहे, उनके पास भी आंसर नहीं। जो आपका अधिकारी आएगा उसके पास भी आंसर नहीं। पूरी मेडिकल साइंस में ये आंसर ही नहीं है कि स्वस्थ क्यों रहना है। किसी भी डॉक्टर को पूछ लो,
स्वस्थ क्यों रहना है, इसका आंसर हमारे पास नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमने दिल्ली में काम करना शुरू किया था तो अधिकारियों के साथ शिविर हुआ, बोले हम तो समझ लेंगे, थोड़ा हाई लेवल की चीज़ है, हमारे बच्चे तो झुग्गी झोपड़ी के आते हैं, वो तो इस बात को नहीं समझेंगे। मैं चलो स्कूल में ही चलते हैं, तो स्कूल में चले गए। स्कूल में चले गए तो सरकारी स्कूल था, तो वो लोग पीछे बैठ गए जितने भी बड़े अधिकारी थे। तो एक क्लास 7th की बच्चे से बात हो रही थी, कौन सी क्लास में हो, ये वो, क्यों पढ़ रही हो? तो बोले मार्क्स आएंगे, उससे क्या होगा? बोले नौकरी लगेगी, उससे क्या होगा? बोले पैसे कमाएंगे, मैं उससे क्या होगा? बोले खाएंगे, मैं अभी क्या करते हो? बोले खाते हैं, मैं फिर हुआ क्या? अब पूरा सन्नाटा हो गया। बोली हाँ कुछ तो गड़बड़ है। इतना ही तो कर रहे। तो पहले माँ बाप कमाते थे, हम खाते थे, आजकल हम कमाते हैं, हम खाते हैं, खाने के अलावा कुछ हो नहीं रहा है। तो एक खा पी के निकल लेना तो जिंदगी नहीं हो सकती, इसी को समझना है। तो खा पी के निकल लेना है, वो काम तो पशु भी कर रहे हैं, उसके भी बच्चे होते हैं, वो भी अपने बच्चे पालता है, हम भी अपने बच्चे पालते हैं। आहार निद्रा भय प्रजनन पशु भी करता है, हम भी करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां पशु को भी होती है, हमको भी होती है। फिर उसके जिंदा रहने में हमारे जिंदा रहने में क्या फ़र्क हुआ? इतना ही है कि हमने मकान बना लिया, वो मकान नहीं बनाता है। क्वालिटेटिवली कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। चाहे मोबाइल से बात कर लिया, चाहे कुछ भी कर लिया, इंग्लिश में बोल लिया कि हिंदी में बोल लिया कि मराठी में बोल लिया कि जर्मन में बोल लिया, बोल वही रहे कि खाना क्या है। जी माइक। थोड़ा सा हट के प्रश्न पूछेंगे भैया। हाँ। और ये प्रश्न मेरा नहीं, आपका ही है। स्वस्थ क्यों रहना है? आपने ही क्रिएट कर दिया क्यूरियोसिटी। और बाजू में आंसर। आपका पड़ोस अच्छा है। समझ इस में पे नहीं। बात करेंगे, वक्त आने दो। लेकिन आपने ये अपने पूरा आप मेडिकल साइंस को जब आपने चैलेंज कर दिया तो हाँ, ये बहुत बड़ी प्रश्न है। ये मैं तो कितने शिविरों में, अब तो डॉक्टर्स बहुत आने लगे हैं, हाँ, है ना। स्वस्थ क्यों रहना ही नहीं मालूम है हमको। तो अभी थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिए, फिर आगे एक्सप्लोर करेंगे। नहीं हिंट नहीं दूंगा, पूरा ही बताऊंगा। ठीक। पूरी बात करेंगे। लेकिन अब ये समझ में आ गया कि हमारा कहाँ पे हमारा गैप है ना। 2 सेकंड आपको रोक रहा हूँ। देखिए गैप कहाँ पे है। जिंदगी का कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए कोई दिशा है। दिशा बोले, प्रक्रिया बोले। जब हम साइंस में बात कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है, प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ कहा है, क्योंकि हमारा सारा अध्ययन स्ट्रक्चरल फंक्शनल है। इसलिए साइंस की ब्यूटी ये है कि वो अपनी बात को कन्वे तो कर देता है, क्योंकि वो लॉजिकल है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है ना, उसमें एविडेंस का बेस है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ बहुत बढ़िया है। लक्ष्य क्या है, ये मिसिंग है। इसलिए आज तक भी हम चर्चा कर रहे हैं कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। स्कूल टाइम में हम लोग करते थे, वो आज भी करते हैं। तो साइंस लक्ष्य विहीन है, क्योंकि किसी भी चीज़ के पर्पस पे बात नहीं कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन पे बात कर रहा है। पर्पस, इस शरीर का पर्पस क्या है, मानव की जिंदगी का पर्पस क्या है, ये एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, इतनी सारी पूरा ये एग्जिस्टेंस क्रिएट हो गया, इसका पर्पस क्या है? पर्पस मिसिंग है। बताओ ना कहाँ पे है? आप जो पेन यूज कर रहे हैं, इट इज आल्सो प्रोडक्ट साइंस। ये पर्पस नहीं है। नहीं, पेन का पर्पस है कि इट्स पेन का पर्पस है कि मानव को अपने पर्पस का पता है, नहीं तो पेन का भी पर्पस है। इसी पेन से तो कैमरे के सामने हत्या किया जाए कि कैमरे के सामने प्यार किया जाए, इससे कैमरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये पर्पस डिफाइन नहीं हुआ। पर्पस डिफाइन तो मानव के पर्पस तो मानव के साथ डिफाइन होगा, क्योंकि साधन और मानव की परिभाषा भी हमारे पास नहीं। हम HRD देखो, बहुत आगे जाएंगे तो बहुत कुछ निकलने वाला है। हम HRD बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। HR मतलब साधन। अभी तो हम मानव को मानव के रूप में नहीं पहचान पाए हैं, ना धर्म में, ना अध्यात्म में, ना पूरी परंपराओं में। हमारे पास मानव की परिभाषा नहीं है। साधन और मानव में क्या फर्क है? जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है उसका नाम साधन है। जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है उसका नाम साधन है। चाकू से आप सर्जरी भी कर सकते हैं और चाकू से आप किसी का हत्या भी कर सकते हैं,
लेकिन उसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है, इसलिए उसका नाम साध। चाकू को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाकू का तो एक पर्पस है ना, डिफाइंड पर्पस है। नहीं है, चाकू का कोई पर्पस, चाकू के पर्पस को डिफाइन करने वाला मानव है, जिसके हाथ में है वो डिफाइन कर रहा है। चाकू का अपना कोई पर्पस, चाकू मना नहीं करता है तुम मेरे से हत्या मत करो, मैं हत्या करने के लिए नहीं बना हूँ। यहाँ जैसे कंपैरिजन करते हैं लक्ष्य और दिशा की। हाँ, मैं कह रहा हूँ पहले अपन लक्ष्य को अभी नहीं, अभी थोड़ा अभी और थोड़ा फोकस में आएगा तो क्लैरिटी ये हुई कि भौतिक साधनों का अपने में कोई लक्ष्य, शरीर का भी अपने में कोई लक्ष्य नहीं है। मैं शरीर को यूज करके 1000 लोगों की हत्या कर दूं, मैं 1000 लोगों को जिंदगी दे दूं, इससे शरीर को फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझको फर्क पड़ता है। ये जो पर्पस को पहचानने वाला मैं हूं, तो जो मैं जब तक मेरे पर्पस को नहीं पहचानता हूं तो मैं किसी साधन को पर्पस दे ही नहीं, किसी साधन का मैं सदुपयोग या दुरुपयोग दोनों ही कर सकता हूं। तो साधन के सदुपयोग को, शरीर के उपयोग और दुरुपयोग को करने वाला मैं ही हूं। जब तक मेरे को मेरा लक्ष्य पता नहीं है तब तक साधन का आप 1 लोटा पानी में नहाएं कि आप 10 लोटा पानी में नहाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ज्यादा। आप रिश्वत लें मत रिश्वत लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बहुत ज्यादा। सवाल इस बात का है कि हम तमाम हाईएस्ट एजुकेशन और हाईएस्ट पुरुषार्थ करके भी जिंदा हैं और एक रिक्शे वाला भी जिंदा है। रिक्शे वाले के घर में भी पति पत्नी और भाई भाई में वही झगड़ा है, और 10,000 करोड़ वाले के घर में भी वही पति पत्नी और भाई बहन में वही झगड़ा है। वहाँ क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। तो काम की बात ये समझ में आई, हमारी अभी तक के जो सारे पुरुषार्थ हैं उसका इतना ही मतलब हुआ कि हमारे जिंदा रहने में थोड़ी सी कंफर्टेबल जोन हमारा बढ़ गया है ना। पहले मैं बस में चलता था, फिर अभी स्कूटर में चलता था, अभी कार में चलता हूँ, अभी मैं 1 करोड़ की कार में चलता हूँ। आप आते जाते ही हो, इससे कोई फर्क, इससे आप इसको हमने स्टेटस मान लिया। स्टेटस ये नहीं है, स्टेटस तो कोई और चीज है, उसको धीरे से और समझेंगे। तो इसका मतलब है कि कल की दिन भर की चर्चा का मतलब यही था कि उस गैप को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि यदि उस गैप से ही हम हिप्नोटाइज्ड हैं तो फिर हम कभी दूसरी चीज को पहचानेंगे भी नहीं। जब हम धर्म की बात करते हैं, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, वहां लक्ष्य परिभाषित है, आत्मो क्या परमानंद, प्रक्रिया नहीं। नागपुर शहर में कितने लोग परमानंद को पाए हुए, कितने लोग इंजीनियर डॉक्टर पर्याप्त मिल जाएंगे, क्योंकि उसने प्रक्रिया को डिफाइन कर पाया। हम प्रक्रिया को डिफाइन कर पाए तो हम अपने चीज को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव बात है। इधर लक्ष्य डिफाइंड है कि आदमी किसी परमानंद को पाना चाहता है, लेकिन परमानंद को पाने की प्रक्रिया हमारी ऐसी नहीं उपलब्ध हो रही है जिसपे हमको भरोसा हो सके। इसलिए भारत में एक गहरा द्वंद्व है। सन्यासी हमारे घर में आएगा, हम साष्टांग प्रणाम करेंगे और इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि मेरा बच्चा इस रास्ते पे ना जाए। आप तो जगन्नाथपुरी से आते हो। ये कितना बड़ा द्वंद्व है। एक तरफ साष्टांग प्रणाम भी करेंगे और इस बात का भी पूरा ख्याल रखेंगे कि मेरा बच्चा इस रास्ते पे ना जाए। ये द्वंद्व ये है। हमको क्या जरूरत है? लक्ष्य भी क्लियरली परिभाषित हो, और लक्ष्य भी क्लियरली परिभाषित हो, उसकी प्रक्रिया भी परिभाषित हो। इसलिए मानवता को क्लासरूम में लाया जा सकता है, और जो कुछ भी हम आज तक धर्म और अध्यात्म के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे थे, हमने इशारा किया था, हमने उपदेश में कहने की कोशिश की थी, किसी मान्यता के साथ कहने की कोशिश की थी, उन्हें तमाम बहुत सारी चीज़ों को, और प्लस जो और गैप भी होंगे उसको भी हम क्लासरूम में एड्रेस कर सकते हैं। उस पर एक बार भरोसा करने की ज़रूरत है, उसको एक बार देखने की ज़रूरत है। देखते हैं, है 5 दिन। इससे और थोड़ा सा आगे आप कहने वाले थे स्वस्थ क्यों रहना है। अभी नहीं कहूँगा। तो कब कहना है उसका समय निश्चित है। थैंक यू। हाँ जी, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। हाँ जी, मैं प्रेम मल्होत्रा बेसिकली पूना से हूँ, फिलहाल हैदराबाद से आया हूँ जी ये शिविर अटेंड करने। ये मेरा पहला शिविर है। सच्ची पूछो तो मुझे नहीं पता कि मैं क्यों आया हूँ। यहाँ आने के बाद में यही सोच के आया हूँ कि शायद मुझे वहाँ कुछ मिल जाए। अभी मैंने आपके कुछ बातें सुनी जस्ट 10 मिनट पहले, जब आप 30 साल के नीचे वालों को, 35 साल के नीचे वालों को गाइड कर रहे थे। मेरी उम्र 73 है। नहीं, मेरी उम्र 73 है। आपकी 35 के नीचे ही। नहीं, वैसे तो मैं 37 बोलता हूँ अपने आप को। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मैं खुश हूँ।
मुझे सब जो चाहिए था मुझे मिल चुका है, कोई इच्छा नहीं है। इच्छाएं का मीन्स आई मीन से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। मेरा मेरी पत्नी के साथ मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, मेरे ख्याल से। पत्नी को पूछना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन घूम फिर के ये है कि जो मैंने अब तक हाँ, एक और चीज़ कि मैं आज भी एक्टिव हूँ और मीन्स हफ्ते में कम से कम भी नहीं तो 4 या 5 दिन ट्रैवलिंग करता हूँ, आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ, बहुत अपने आप को बिजी रखता हूँ। आज का भी मेरा और पूना में या हैदराबाद में होता हूँ तो मैं हमेशा जिम भी जाता हूँ, अंडर ट्रेनर एक्सरसाइज भी करता हूँ। मेरा मेन चीज़ है कि मैं अपने आप को फिट रख सकूँ ताकि मैं ट्रैवलिंग कर सकूँ और अपने रिटायरमेंट का जो वर्ड है उसको जितना आगे पोस्टपोन कर सकता हूँ करूँ। जितना मैंने अब तक तजुर्बा लिया है अपने व्यवसाय का, वो मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर सबको डिस्ट्रीब्यूट करके चला जाऊँ। मेरा ये कर रहा हूँ आज। क्या मैं सोच लूँ कि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है? क्या मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मतलब बिलो 35 को तो आपने बहुत कुछ बोल दिया, अब वो 70 को भी कुछ गाइड कर दीजिए। नहीं, देखिए, आप जैसे लोगों को देख के हमको भी प्रेरणा मिलती है ना। तो शिविर में कोई ना कोई वर्ग ऐसा जरूर होता है जो हमारे लिए भी उतना ही प्रेरणादायी होता है। आपका खुलापन, आपका एनर्जी लेवल और जो कुछ भी आपने सोचा है उसकी 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 छवि आपके चेहरे में भी दिखाई देती है ना, ये पॉजिटिव बात। लेकिन अब आप आ ही गए। शिविर में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आए गए होते हैं, एक लाए गए होते हैं। मैं क्या हूँ? वो तो आप ही तय करोगे। नहीं, मैंने कहा ना, मैं तो बाय डिफॉल्ट आया हूँ। बाय डिफॉल्ट मतलब किसी के कहने से आए होंगे ना। आपको कपिल ने कहा हम जा रहे हैं, तो आप लाए, अभी आप लाए गए हो। लाया गया हूँ, यस। लेकिन उसमें भी पॉजिटिव है कि आप आ गए हो। लाए गए में भी सबके साथ नहीं हो सकता ना, सबको पकड़ के नहीं ला सकते। और मैं 7 दिन रहने वाला भी। हाँ बिल्कुल। तो पॉजिटिव बात है कि अब आप खुले मन से आपने पूरी दुनिया देखी है, संसार की तमाम बड़ी कंपनीज को आपने कंसल्टेंसी दिया है, कल आप बता रहे थे। तो आप बिल्कुल ये दुनिया भी देखते जाइए, आपके काम का क्या होगा फिर लास्ट के दिन बात करेंगे। बोर्ड के साथ साथ चलते जाइए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे अपन चल रहे हैं आगे, उसमें चलते जाइए, उस आईने में अपनी ज़िंदगी देखते जाइए और धीरे धीरे हम देखेंगे, आखिरी दिन फिर देखेंगे, फिर बात करेंगे। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आखिरी दिन आपसे। हाँ, क्वेश्चन है, इसका मतलब कुछ तो गैप है ही है। इतना तो पहचाना ही जा सकता है। थैंक यू सो मच। यही खूबसूरती। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। नमस्ते भैया। पहले एक था कि छोटी छोटी घटनाओं से मैं पहले बहुत विचलित हो जाती थी, गड़बड़ हो जाती थी ऐसे। यानी एक बार मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई थी, तो यहाँ तक कि इतनी दुखी हो गई थी कि शरीर में ऐसे कंपन जैसे, आज भी उसी चित्रनगर, कल तक वो चित्रनगर सामने आया तो कैसे शरीर में कंपन आ जाता था, बहुत गड़बड़ होती थी। पर कल से ये समझ में आ रहा कि अपने भाव और विचार, उस वक्त भाव और विचार में गड़बड़ी थी। मेरे भाव और विचार अगर निरंतर रहे तो मेरा स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा और मैं ये सब कुछ, क्योंकि अस्तित्व में तो नियम ही बनाए हुए नहीं है, पहचानना है मुझे। कल से मुझे ये समझ में आ गया कि सिर्फ पहचानना है नियम और उसी अनुसार चलना है। बढ़िया। हाँ जी, कंक्लूजन्स नहीं आ रहे। कल दिन भर की चर्चा का कंक्लूजन क्या रहा? आपके लिए कंक्लूजन क्या है? कल दिन भर की चर्चा से आपका ध्यान अपनी जिंदगी को केंद्र में रख के क्या चला गया, कि क्या नया, क्या सामने आया? नहीं? हाँ, की चीज़ समझ में आई क्लियरली कि देर इज स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कंडक्ट एंड ह्यूमन ऑर्डर। अभी तक जो भी चल रहा है, जैसे आपने कहा कि जो सच है कि अपन स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो उससे उसके साथ में
अगर ये ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में अपन सही ज़िंदगी कैसी जिया जाए इसका भी शिक्षण होता हो तो इट इज़ गोइंग टू टेक द एंटायर वर्ल्ड इनटू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दूसरा ये है कि क्लासरूम में भी अपन सीख सकते हैं, एंड उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आज सब एकत्रित हुए। बढ़िया बढ़िया। और कुछ? और कुछ? और कोई बोल रहा? अच्छा, मैं सोचा माइक। चलिए माइक ऑफ कर दें। चलिए, तो कल की चर्चा का निष्कर्ष देखें तो क्या निकला? देखिए, निष्कर्ष यही है, मैंने कल भी ये शेयर किया कि आवश्यकता के लिए उपलब्धि है। यदि कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो उसकी उपलब्धि भी नहीं। क्या मतलब? दिन में 3 बार खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना। कहीं भी जाओ पूरे देश में, पूरे विश्व में खाने के समय खाने की व्यवस्था होती है। इसका मतलब हमारी ज़रूरत है तो हर जगह हमने उसकी उपलब्धता के लिए जुगाड़ बना लिया। तो अभी काम की बात यह है कि यदि मेरे को अपने में ये आवश्यकता बन जाती है कि जिंदगी मेरी ज़रूरत है, और क्या जिंदगी नहीं है, क्योंकि कल ये चर्चा में आया था कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। समीक्षा का मतलब है अधूरेपन के अधूरेपन को पहचान लेना। जो चीज इनकम्प्लीट है ना, इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है, अच्छा लगने को मना नहीं कर रहे। भाई आपने काले रंग की शर्ट पहनी कि नीले रंग की शर्ट पहनी है ना, आपने घर का डिज़ाइन कैसा बनाया, कार कौन से डिज़ाइन की लिया, तो ये सारी बातें ठीक हैं, पर इसमें सुख की निरंतरता नहीं है। और अभी तो हमारे को सुख की निरंतरता का बहुत ध्यान भी नहीं है। अभी तो हमको लगता है कि अलग अलग चीज़ों से अलग अलग समय में सुख पाके ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। ये एक आदमी, किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी का बड़े महत्वपूर्ण क्षण है, बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स हैं, कि जिस दिन वो ये पहचान ले कि ये जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है ये शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए है, कि जिसको अभी हम सुख कह रहे हैं ये शरीर को बनाए रखने के लिए नेचर से मिला हुआ इंसेंटिव है, ये मेरे लिए है ही नहीं। कभी ध्यान गया इस बात पे? सिंपल लॉजिक है। मैं क्या चाहता हूं? लगातार। मैं क्या चाहता हूं? सुख निरंतर चाहता हूं। निरंतर का मतलब निरंतर ही है। शरीर की कोई भी क्रिया निरंतर नहीं है। शरीर की कोई क्रिया निरंतर है? सांस लेना निरंतर है कि नहीं? निरंतर है। सोचने काम किए ही नहीं हो, बस और नहीं ले सकता। सांस लेता हूं और नहीं लेता हूं, निरंतर नहीं है। दिल का धड़कना निरंतर है कि नहीं? वो भी निरंतर नहीं है, वो भी 72 बार धड़कता है। इसका मतलब जब निरंतर कह रहे हैं, जैसे मैं अपने में विश्वास की निरंतरता चाहता हूं, तो विश्वास की निरंतरता कैसी है? ये निरंतरता, ये विश्वास की निरंतरता एक बार भी ऊपर नीचे नहीं होता है। होता है तो गड़बड़ है। वो जो पति के होने से कुछ हुआ, यही बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, यही कंपन था जो शरीर में भी दिख रहा था। तो इसका मतलब है जितना आदमी ज्यादा कंफ्यूज्ड रहेगा उतना ये स्पाइक्स ज्यादा ऊपर नीचे आती। यही एंजाइटी है, यही डिप्रेशन है। और जितना आदमी स्टेबल हो जाता है, ये इसी का नाम स्टेबिलिटी। किसी भी चीज से अप्रभावित और अपनी खुशी अपने साथ बनी हुई है। शरीर की सारी क्रिया ऐसी ही है। तो यहां इस बात पे ध्यान जाता है
कि शरीर से और बाहर से जो भी कुछ मिला, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा पद बहुत अच्छा है, मैं कंसल्टेंसी बहुत अच्छी देता हूँ, ये सब कुछ क्या चीज़ें हैं? ये सब कुछ वो चीज़ें जो मेरे को बाहर से मिल रही हैं। तो बाहर से मिलने वाला जो कुछ भी है, चाहे वो इंद्रियों से मिले वो भी बाहर से है, रूप बल धत्पन से किसी ने अप्रिशिएट किया वो भी बाहर से है। ये जो बाहर से मिल रहा है ये निरंतर हो सकता है क्या? बीच में सोऊंगा भी तो, और कल ये शरीर नहीं रहेगा, ये बाहर वाला वैसे ही बंद हो जाता है, लेकिन तब भी मैं हूं। ये जो निरंतर है, इसका मतलब जो बाहर से मिलता है ये कभी भी निरंतर नहीं हो सकता है। ओह, कंटिन्यूअस, पेरिनियल, पेरिनियल। तो इसका मतलब है कि ये कभी भी पेरिनियल नहीं हो सकता है, कुछ भी कर लीजिए। आप पीएमओ में बैठ जाएं तो भी नहीं हो सकता है, यूएन के सेक्रेटरी हो जाएं तो भी नहीं हो सकता है, पूरी धरती की रजिस्ट्री आपके नाम कर दें तो भी नहीं हो सकता है। ये वो चीज है। तो एक बार ये ध्यान में यदि आ जाए कि ये बाहर से मिलने वाला कभी भी निरंतर नहीं हो सकता है, निष्कर्ष आना एक बात है, निष्कर्ष का स्वीकार हो जाना दूसरी बात है। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन्स। कंक्लूजन हमारे पास हैं, अभी हमारे पास जिंदगी के बहुत सारे कंक्लूजन्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, फिर भी मैं वही गलती करता हूं। ऐसे कंक्लूजन है कि ओवर ईटिंग नहीं करना है, पर फिर भी मैं करता हूं। तो इसका मतलब कंक्लूजन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो कंक्लूजन होना एक बात है, कंक्लूजन का एक्सेप्ट हो जाना अलग बात है। एक्सेप्ट होने का मतलब है कि वो जिंदगी में ट्रांसलेट हो गया, है ना। तो सूत्र है, समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। जिस मामले में समझ बन गई है अब उसमें गलती नहीं होती, है ना। आपको ये समझ बन गई है कि पानी पीने से प्यास बुझती है, आपने कभी कोशिश नहीं की है कि आज देसी गाय का घी पी लेता हूँ, या दारू प्यास लगी है, मैं प्यास लगती है तो हम लोग दारू पीते हैं, ऐसा भी नहीं किया। दूध पीते हैं, ऐसा भी नहीं किया। मिट्टी का तेल पीते हैं, ऐसा भी नहीं किया। कल्पना में भी नहीं आया। देखिए क्या अद्भुत बात है, जिस मामले में मेरी निश्चितता हो गई है उस मामले में कल्पना में भी गलती नहीं हो रही है, प्रैक्टिकली होना तो दूर की बात है। बढ़िया। तो इसका मतलब है कि कंक्लूजन का स्वीकार हो जाने का नाम समझ है। कंक्लूजन स्वीकार हो गया, सही कंक्लूजन स्वीकार हो जाए, इसका नाम समझ है। स्वीकार होने का मतलब है कि वो आचरण में फिर रहेगा ही, यही उसकी पहचान है। इसलिए कहा कि समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में ये बड़ा निष्कर्ष है, ये बड़ा पुण्य का समय है, ये बड़ा अद्भुत उसकी ज़िंदगी में वरदान है कि कोई मोमेंट में ये पहचान लेता है आदमी कि ये जितना भी भौतिक संसार है ये मेरे जिंदा रहने के अर्थ में है। इससे कुछ, एक तो जैसे 3 तरह के सुख है। एक तरह का सुख है जो मोमेंट्री है, किसी ने माला डाली, किसी ने सम्मान किया, कुछ हुआ, बाहर से जो कुछ मिला, है ना। दूसरा सुख है जिसको हम कह रहे हैं कि डीपर हैप्पीनेस। डीपर हैप्पीनेस मतलब थोड़ा लंबा है, ये संबंध का जो सुख है। संबंध का जो सुख है तो कोई व्यक्ति अपनी स्किल के साथ भी डीपर सुख पा सकता है। कोई व्यक्ति अपनी स्किल के साथ, है ना, जैसे कोई कलाकार, मूर्तिकार, कोई अपनी स्किल को ही इतना गहराई से पकड़े कि उसमें ही लंबे समय तक बना रह सकता है। लेकिन एक दिन तो वो छूट जाता है ना शरीर के साथ। तो शरीर के साथ वो छूट गया, लेकिन मैं कहाँ, और मैं तो 24 घंटे सोचता हूँ ना, तो 24 घंटे मेरे विचार में, 24 घंटे मेरे भाव और विचार में, क्योंकि मैं अच्छा कंसल्टेंट हूँ इसलिए मेरे भाव और विचार में नेगेटिविटी नहीं आएगी। कोई भूतकाल की पीड़ा, कोई वर्तमान से विरोध, कोई भविष्य की चिंता कभी नहीं आएगी। या भविष्य के साथ सारे सॉल्यूशन, जिंदगी को लेके जो कुछ भी चल रहा है अपने आजू बाजू, आखिर मैं एक समाज में रहता हूँ, समाज में यदि कुछ घट रहा है नेगेटिव, तो जब इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो कोई ना कोई ज़िंदगी के सिचुएशन में हम कोई ना कोई सिचुएशन में लगातार जी तो हम आदमी के साथ रहे ना। बेशक मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं जी तो आदमी के साथ रहा हूँ, और मैं खुद भी तो एक मानव ही हूँ। और मानव होने के नाते मेरा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा
या मेरे खुद के भीतर कोई चीज़ को, पास्ट को लेके, प्रेजेंट को लेके, फ्यूचर को लेके समाज में कुछ अच्छा नहीं घट रहा है, तो समाज में कुछ अच्छा नहीं घट रहा है तो मैं इंजीनियर हो गया हूँ, इसका मतलब मैं मशीन नहीं हो गया हूँ, मैं मानव तो हूँ। और मेरे को कुछ यदि अच्छा नहीं घट रहा है तो मेरा ध्यान उस पर जाता है, क्या उसके सॉल्यूशन हमारे पास हैं? और नहीं है तो फिर हमने अपने आप को बहुत छोटा करके देखा है एक इंजीनियर के रूप में। तो ऐसा सब आएंगे तो एक मानव के रूप में हम अपने आप को देख पा रहे हैं कि केवल एक इंजीनियर के रूप में देख पा रहे, और धीरे धीरे कोई ना कोई समय के, किसी का पहले किसी का बाद में, कभी ना कभी तो हम ये महसूस करते ही हैं कि मानव के रूप में जो अधूरापन है अपना वो हमको दिखता ही है। जब मानव होने की बात कर रहे हैं तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बात कर रहे हैं। अभी तक हमने अपने आप को मानव के रूप में नहीं पहचाना है, इसलिए कहा कल का जो बड़ा निष्कर्ष था कि जिंदा रहना जीना नहीं है, ये कितने लोगों तक ठीक से पहुंचा? जिंदा रहना जीना नहीं है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, 10,000 करोड़ की कंपनी चला लो, कुछ भी कर लो। तो अब ये सोचने की बात है हम सब के लिए, हमारे पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्या योजना है, क्या कार्यक्रम है, जिसके आधार पे मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे, मेरे भीतर किसी तरह का अभाव, असुरक्षा, डर, नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी, है ना? और मैं ऐसी स्थिति को पाना चाहता ही हूँ। बात पहुंची? बात पहुंच रही? हमारे पास क्या प्लान है जिसके आधार पर मेरा ही भाव और विचार सुखदायी होगा कि मेरे घर वालों का भी होगा, और घर वालों को होगा कि समाज का भी होगा? कल आपका बेटा या आपका पोता की शादी घर में नहीं होगी, बेटी समाज से आएगी, और आजकल तो पता नहीं पूरे विश्व के कौन से कंट्री से आए भाई, सब मामला आर पार हो गया। अब घर में बैठा आदमी किससे बात कर रहा है आपको थोड़ी पता है। तो इसका मतलब पूरे विश्व का ही होना होगा, और पूरे विश्व का होना होगा तो एक क्लासरूम में हो पाएगा कि किसी साधना से हो पाएगा? ये क्लासरूम में ही होगा। मेरा भाव और विचार सुखदायी हो जाए और ये बाई एजुकेशन हो जाए, कम से कम मुझको उसका रास्ता दिख जाए, इससे कम में अब हमारे पास जगह ही नहीं है जीने की। मान्यताओं का दौर चला गया, है ना? बड़े कुछ कहते थे, बच्चे कुछ मान लेते थे, अब वो दौर चला गया क्योंकि साइंस ने हमको एक लॉजिकल सोचने का तरीका दे दिया, है ना? तो अब मैं हर चीज़ पे क्वेश्चन खड़ा करूँगा ही और उस चीज़ को समझना ही चाहूँगा। तो यहाँ से हमारी यात्रा, हाँ जी, बोर्ड साफ। तो जितनी बातें कल हुई उसका निष्कर्ष इतना ही है कि कितनी भी सुविधा पालें, इससे जो भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो जाएगा नहीं हो सकता। पीएचडी करने से नहीं होता, सरकारी नौकरी करने से नहीं होता, और यूएस से जाने से भी नहीं होता। इससे ज़्यादा तरीका कोई हमारे पास है नहीं। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, IIT, IIM, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड सब मिला लीजिए, ये तो ज़िंदगी का ही पार्ट है। क्योंकि उन तमाम देश, मैंने कल आपको फिनलैंड की बात सुनाई, हम भी बहुत चमत्कृत रहते हैं ना फॉरेन कंट्रीज से। फिनलैंड और उसकी एजुकेशन और उसका ये ठीक है, वहाँ कुछ 50 लाख की पॉपुलेशन है, 50 लाख की पॉपुलेशन में बहुत कुछ अच्छा सोचा भी जा सकता है, किया भी जा सकता है, वो एक बात है। लेकिन काम की बात क्या समझ में आती है? रिश्ते तो उनके भी नहीं चल रहे हैं भाई। तो ये जो मानव के साथ जीने की जगह है भी, ठीक है, सबके पास जॉब है, हेल्थ इंडेक्स वगैरह कुछ ठीक है, सड़कें ठीक हैं, पर कैपिटा इनकम ठीक है, लेकिन ये जो आदमी के साथ जीने की बात है ये तो वहाँ भी वैसी ही है। तो लगभग पूरे विश्व में जो गैप है, और जो मेरे को लगता है कि जहाँ भारत की बहुत बड़ी ताकत है, जहाँ सदियों से उसने मेहनत किया है ना, वो एक ही जगह उसने ज़्यादा मेहनत की है कि ये मानव को समझने में, ये पूरे अस्तित्व को समझने में, इस दिशा में मानव ने मेहनत किया है। उन्हीं तमाम मेहनत का फल है कि एक नया अनुसंधान हमारे बीच में उपलब्ध हुआ है, जिसके माध्यम से हम जिंदगी को क्लासरूम में ला सकते हैं, पूरे एग्जिस्टेंस पे बात कर सकते हैं, साइंस और पूरी दुनिया को एक साथ बात कर सकते हैं। वो हम धीरे धीरे देखें। बोलिए, कहाँ पहुँचे? हाँ, कल की चर्चा में जो एक महत्वपूर्ण बात और थी कि अब बताइए, जिंदा हैं कि जी रहे हैं? जोर से बोलो। हाँ, जिंदा है, जीने की आरजू में जिंदा है ना? तो लेकिन हम में से कुछ लोगों को जो लगता रहता है कि नहीं हम तो जी रहे हैं, उसकी जगह क्या है? जो कल भाई साहब ने चर्चा किया था, हम लोग संवेदनशीलता के कुछ काम करते रहते हैं। दूसरे को कंबल बांट दिया, बच्चों को फ्री में पढ़ा दिया, किसी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल ही खोल दिया, 10 लाख का 10 करोड़ का दान दे दिया,
10 करोड़ का दान देने से भी जीना नहीं होता है, ठीक है। किसी को ब्लड डोनेट कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम कम से कम संवेदनशीलता की जगह में हैं। संवेदनशील व्यक्ति ही संज्ञानशीलता के लिए सुपात्र है। बात पहुंची? संवेदनशील व्यक्ति ही संज्ञानशीलता के लिए सुपात्र है। संवेदनहीन व्यक्ति डायरेक्टली उठ के कभी भी संज्ञानशीलता को नहीं पाएगा। संवेदनहीन व्यक्ति भी संज्ञानशीलता को सुनेगा तो पहले संवेदनशील ही होगा और संवेदनशीलता ही संज्ञानशीलता में ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये हमारी आगे की स्थिति है। कम से कम हम कुछ बेहतर स्थिति में खड़े हैं, हमको जल्दी समझ में आएगा। जो व्यक्ति सही अर्थों में संवेदनशील होगा उसकी समझ संवेदनहीन व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा रहेगी, वो जल्दी कैच करेगा, जल्दी आगे बढ़ेगा। ये तो ठीक है। तो संवेदनशीलता भी जीना नहीं है, हाँ बेहतर स्थिति है, बेहतर स्थिति है। हाँ जी, हाँ चले चले, लेकिन फिर भी डिफाइन ही करना पड़ेगा। अभी हमारा कोई शब्द वहाँ तक जाता ही नहीं। कोई लोकल लैंग्वेज में? हिंदी में। अच्छा, इसलिए हिंदी में इतनी शुद्धता है इसके प्रोडक्ट। हाँ देखिए, आदरणीय नागराज जी ने जो बड़ा शिफ्ट किया वो ये, इससे पाणिनि व्याकरण बहुत स्वीकृत और बहुत सम्मान के साथ। तो पाणिनि व्याकरण ये कहता है कि पाणिनि ये कहते हैं कि व्याकरण पे अधिकार आने से भाषा पे अधिकार आता है जी, ऐसा उन्होंने कहा। तो संस्कृत का भी इसमें आदरणीय नागराज जी ने इसको शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वस्तु पे अधिकार आने से भाषा पे अधिकार आता है। ग्रामर तो हमारी ठीक ही थी हिंदी की, हम घर में ही बात करते रहते हैं, बार बार यही कहना पड़ता है, नहीं नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अपनों से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, आप एक डॉक्टर हैं तो आप शरीर की उन टर्मिनोलॉजी को जानते हैं, तो आप जब दो डॉक्टर बात करेंगे तो तीसरा उस बात को, बहुत सारी बात को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि शरीर की लैंग्वेज आपके पास है, मेरे पास शरीर की लैंग्वेज नहीं है। दो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, तीसरा हो सकता है कम समझ पाएगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज है। तो अभी तक हमारे पास वस्तु भाषा है, मानव भाषा नहीं है। हम शरीर की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात, अंततः हम भौतिक रासायनिक संसार के बारे एक्सपर्टीज पाए हैं, इसलिए हमारा अधिकार भौतिक रासायनिक संसार के बारे बात करने के लिए है। मानव के पास मानव के बारे हमारी समझ नहीं है, इसलिए मानव के बारे हम बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए मानव भाषा हमारे पास नहीं है ना। तो सवाल इंग्लिश, लैटिन, जर्मन, मराठी, हिंदी का नहीं है। हमारे पास सभी भाषाओं को जो हम यूज कर रहे हैं, बात करने वाले को किसी भौतिक चीज के बारे अधिकार आया है, जिस चीज के बारे अधिकार आया है उसी की बात कर सकते हैं। इसलिए जब मैं भाव विचार पूछता हूं तो कैसा हो जाता है? ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि मानव की समझ हमारे पास नहीं है। चलिए, तो संवेदनशीलता भी जीना नहीं है। क्या करें आज? कहां से शुरू करें? जीना क्या है? जीना क्या है? तो जीना क्या है? जीना समाधान के साथ होता है कि जीना समस्या के साथ होता है? जीना प्रश्नों के साथ होता है कि जीना प्रैक्टिसेबल आंसर्स के साथ में होता है? तो जीना प्रैक्टिसेबल आंसर्स के साथ में। तो एक आदमी की ज़िंदगी में कितने प्रश्न हैं उसको गिना जा सकता है कि नहीं? जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही है। एक आदमी की ज़िंदगी में कितने प्रश्न हो सकते हैं? और सारे लोगों के मिला के कितने हो सकते हैं? तो आप बोलते हो अनलिमिटेड, उसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। जिसको गिना नहीं जा सकता है उसको अनंत बोलते हैं। तो हमारे पास अनंत प्रश्न है, तो अब जिंदगी पकड़ में आएगी? अब जिंदगी पकड़ में आएगी जब अनंत ही, जिसको गिना नहीं जा सकता है तो उसको पकड़ोगे भी क्या? तो यहां से जिंदगी फिसल गई। तो दर्शन कहता है
कि पूरी ह्यूमैनिटी एज ए होल के पास, मानव जाति एज ए होल के पास मूल प्रश्न केवल दो है। क्यों जीना है और कैसे जीना है। क्यों जीना है का मतलब है कि आखिर में जिंदगी में पाना क्या चाहता हूं, मानव का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका क्या है। लक्ष्य और दिशा दो ही प्रश्न है, जो अभी भी हमने बात किया था थोड़ी देर पहले। आप असहमत होने का प्रयास करें, शुरू में कहा ही गया है, जो भी कुछ कहा है उसको मानना नहीं है ना। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बनता है क्या। तीसरा क्वेश्चन बना के देखें। वैसे कैसा लग रहा है आपको? जब आप आए थे तो सारे जी ही रहे थे। तो पहला दिन मुंडन संस्कार का होता है। भाई आवश्यकता नहीं होगी तो क्यों उस बात को समझेंगे। तो पहले तो ये पता चले कि यार जो ये चल रहा है ये पर्याप्त नहीं है, इससे काम चलने वाला नहीं है। कुछ लोग शिविर में ऐसे आते ही हैं जिनकी पहले से जर्नी इतनी होती है कि वो उनको खुद ही लगता रहता है कि हाँ ऐसा है। ऐसा एक छोटा वर्ग होता है। एक बड़ा वर्ग ऐसा होता है जिसने इस पे उतनी गहराई से नहीं सोचा होता है। तो किसी को फर्स्ट डे बहुत क्लिक हो जाता है, किसी को ये ठीक से बैठने में 2-3 दिन लग जाता है कि जिंदा रहना जीना नहीं, क्योंकि बहुत गहरे में हमने माना हुआ है कि जिंदा रहना ही जीना है। चिल चिल करते ना, चिल। लोग आजकल चिल करते, तो चिल से काम चलने वाला नहीं। बीच बीच में ठीक है, थोड़ा सा राहत पाने के लिए ठीक है, पर चिल जिंदगी नहीं। ठीक लग रहा है? चलिए बोलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, दम लगाइए। आपने अनंत बोला था अभी। हाँ जी, माइक। अगर हम ये माने कि अलग अलग लोगों ने जिन्होंने भी डिस्कवर किया है, तो कैसे जीने का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि कैसे जीने के आंसर्स अलग अलग लोगों ने जो क्लेम करते हैं कि हमने फाइनल वो बुद्धत्व प्राप्त किया है, जो भी किया है, उनके अलग अलग तरीके जो कैसे जीने का अलग अलग क्यों है। आपने नंबर 2 नियम तोड़ा है। अब किसी से कंपेयर अभी मत करो ना। अभी सीधा सीधा बोर्ड के साथ चलो, आप हो और ये अस्तित्व है, बाकी सबको गायब कर दो और सीधा सीधा चलो। जितने रेफरेंस उठाओगे उतना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप कन्फ्यूजन को लेके साथ चलना चाहते, उसको छोड़ दो। अभी किसी चीज़ को कंप्लीटली समझने के बाद फिर सारी चीज़ों को लिया जा सकता है। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या। अभी तक तो ये पल्ले पड़ा है ना, वो भी कितना पल्ले पड़ा, अभी पता नहीं कितना बुद्धत्व के लिए आपने प्रयास किया। अभी हमारा कुछ पढ़ा हुआ सुना हुआ ज़्यादा होता है। हमने कोई ज़िंदगी लगा के देखिए, किसी भी चीज़ में, इस तरह की चीज़ों में मिनिमम 20 साल, ये तमाम तरह की जो कुछ भी रास्ते बताए गए, 10-20 साल लगाओगे तो उसकी कोई ग्रेविटी पकड़ में आती। किताब पढ़ने से ग्रेविटी पकड़ में नहीं आ रही, हाँ बोलना आ जाता है, उससे काम नहीं चल रहा। तो अभी निवेदन आपसे ये है, बोर्ड के साथ चलें और आपकी ज़िंदगी में जितना उठापटक कर सकते हैं करें। लाओ क्वेश्चन ढूंढ के, आप लाओ। आपने जो पढ़ा उसका भी स्वागत, पढ़ के उसको समझ के बोलो। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। पीछे माइक, परिचय भी करते जाइए। मैं संजय लश्कर है, नागपुर। क्यों जीना है, कैसे जीना है, लेकिन कब जीना है। कब जीना
हाँ जी, क्या लगता है सुबह को कब कहाँ पे आएगा? देखो, क्यों जीना है इसको समझने जाएंगे तो फिर जीना क्या है ये समझ में आएगा, फिर जीना कैसे है ये समझ में आएगा। जब जीना कैसे की क्लैरिटी आ जाएगी तो कब और कहाँ उससे निकल के आ जाएगा। जैसे मैं आज की डेट में नागपुर में हूँ, तो कब हूँ, कहाँ हूँ, ये सब फिर उस प्लान के थ्रू एग्जीक्यूट होगा कि जीना कैसे है, कैसे में फिर ये सारा डिटेल आ जाए। तो कैसे को खोलेंगे तो कब और कहाँ आ जाए। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन, किसके लिए जीना है? हाँ, इस उम्र में ये पूछना ठीक है। किसके लिए जीना है? कहाँ घर वाले? परिवार में रहते नहीं रहते? रहते हो तो उनके लिए नहीं जीना है? मतलब उनके साथ जीने में कोई मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। किसके लिए? किसी और की तलाश? क्या कहना चाह रहे हो? किसके लिए जीना है मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मतलब या तो आप लक्ष्य पे ही बात कर रहे हो, क्यों जीना है, किस लक्ष्य के लिए जीना है, ऐसा बात कर रहे हो। ऐसा बात कर रहे हो तो पहला क्वेश्चन। और किसके लिए जीना है, किसके साथ जीना है, तो आप एक परिवार में रहते ही हो, आप एक समाज में रहते ही हो, आप एक संविधान के तले एक देश में रहते ही हो, एक प्लेनेट पे रहते ही हो। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी वो आपके गले पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण कोई भी हो, झेलेंगे सब, है ना। समाज में कोई भी नेगेटिविटी के लिए कारण कोई भी हो, झेलेंगे सब, ऐसा। तो सब कुछ ठीक होने की जरूरत है। हाँ, मतलब लक्ष्य अगर हो जाए तो करेंगे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, अस्तित्व क्या है? अस्तित्व क्या है? मैं क्यों समझना चाहता हूँ अस्तित्व को? ये क्वेश्चन आपके मन में क्यों आया? ऐसा सोच के देखें, आप क्यों समझना चाहते हो? वो भी आई थिंक क्यों जीना है हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये जो भी मेरे जीने में जिसने भी काड़ी कर रखी है ना, भगवान को क्यों समझना चाहता हूँ, ये इसका भी कोई रोल है। ईश्वर को क्यों समझना चाहता हूँ, उसका भी मेरे जीने में कोई रोल है। फाइनली मैं जीना चाहता हूँ और मेरे जीने का एक ही मतलब है ना। मैं प्रॉब्लम फेस करना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा चाहता हूँ, उसको और आने वाले समय में करेंगे। लेकिन फाइनली जो भी मेरे जीने में जिन का भी इंटरफेरेंस है या जिन का भी मेरे जीने में कोई योगदान है या वो कनेक्टेड है, मैं उसको समझना चाहता हूँ। क्यूरियोसिटी क्यों है? क्यूरियोसिटी क्यों है? क्योंकि आप जीना चाहते हो। जीने की जिज्ञासा की परिभाषा ही है जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। जिज्ञासा का परिभाषा ही है जीने की आशा के अर्थ में किया गया प्रश्न। जीने की आशा के अर्थ में जो किया गया प्रश्न है उसका नाम जिज्ञासा है। मैं जीना चाहता हूं इसी के लिए प्रश्न है। ये समझना अपने आप में जीना है। समझने से क्या हो जाएगा, मेरे भाव और विचार में जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर आ जाएगा। आंसर आने से क्या हो जाएगा, भाव और विचार में आपको अच्छा फील होता है, आपको लगता है कि हाँ इस मामले में मेरी क्लैरिटी है। तो भाव और विचार में जीता हूँ और व्यक्त होता हूँ तो भी ठीक व्यक्त होता हूँ। तो फाइनली मैं जीना चाहता हूँ। हाँ जी, कहाँ से शुरुआत किया जाए बताइए, कहाँ से किया जाए? कैसे जीना है, दैट इज द जर्नी। तो कहाँ से शुरुआत किया जाए इज द थर्ड क्वेश्चन। कहाँ से शुरुआत किया जाए का मतलब शुरुआत यहीं से किया जाए। क्यों जीना है, कैसे जीना है, यही शुरुआत। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन, जीना क्या है? जीना क्या है, क्यों जीना है, कैसे जीना समझ में आ जाए तो यही जीना। मैं कौन हूँ, बस ये एक अलग से आता है। मैं कौन हूँ सुनने से लगता है कि ये सेपरेट क्वेश्चन है ना, लेकिन गहराई में जाके देखेंगे तो मैं कौन हूँ ये एक तरह से फिलॉसफिक बैकग्राउंड से पूछा गया प्रश्न है। क्यों जीना है ये व्यावहारिक ग्राउंड से पूछा गया प्रश्न है। क्यों जीना है जैसे ये पूछेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, जीने वाला कौन है। तो क्यों जीना है खुलेगा तो जीने वाला कौन है अपने आप खुल जाएगा। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन,
माइक पीछे। मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? क्यों जीना? सेम। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। दम लगाइए, दम लगाइए, लगाइए, दम लगाइए। बोलो बोलो, अनंत। अभी तो तीसरा ही नहीं मिल रहा है, अनंत तो तब मिलेगा। हाँ जी, हो गया सरेंडर? या तो बोलो है? मेरा कौन है? इस उम्र में इस उम्र में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देख लो, है ना, माँ बाप साथ में बैठे हैं तो पूछ रहे हैं मेरा कौन है। अच्छा, तुरंत बदला, मेरा कौन कौन है? हम सब हैं आपके, पूरा संसार अपना है। हाँ जी। ये जो घटनाओं की जो अनगिनत श्रृंखला है, वो कौन तय कर रहा है, कैसे हो रहा है? बहुत बढ़िया। मैं क्यों समझना चाहता हूँ इसको? घटनाओं की अनवरत श्रृंखला को मैं क्यों समझना चाहता हूँ? क्योंकि मैं इन्हीं के साथ जीना है। क्यों जीना है, कैसे जीना? हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। गुड, अच्छे क्वेश्चन आए, बढ़िया। और कुछ पीछे है? जब तक आप सरेंडर नहीं करो कैसे बताऊंगा? जीने का पर्पस क्या है? क्यों जीना? बहुत मेहनत करके लाए। हाँ जी, हो गया। पढ़े लिखे होने से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, है तीसरा प्रश्न यही है कि क्योंकि ये दो ही होता है। देखिए, अब काम कितना आसान, जिंदगी कितनी सरल है। दो क्वेश्चन, 80 साल। हरियाणा में करता हूं तो 100 से कम लिखने नहीं देते। मैं 80 लिखता हूं नॉर्मली, हरियाणा में करता हूं सर 100 से कम मत लिखो। 80 साल, दो क्वेश्चन। वर्ल्ड की सारी यूनिवर्सिटीज, सारा धर्म, सारा अध्यात्म, सारे माँ बाप, समाज मिलके केवल इन दो प्रश्नों का उत्तर दे दें तो जिंदगी आसान हो जाए। अभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी देखें तो हमारा ध्यान ज्यादा क्यों जीना पे है कि कैसे जीना पे? कैसे जीना पे। जॉब कैसी होगी, प्रोफेशन कैसा होगा, घर कैसा होगा, गाड़ी कैसा होगा, सड़क कैसा होगा। तो अभी हमारा ज़्यादा ध्यान कैसे जीना पे है, जिसमें कि क्यों जीना मिसिंग है, इसलिए कैसे जीना भी इनकम्प्लीट है। इसलिए क्यों स्वस्थ रहना है, ये नहीं आंसर हमारे पास। तो उसको स्वस्थ रखना है, इसलिए स्वस्थ रहने का एक ही कारण समझ में आता है कि शरीर से भोग करना है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है। इसलिए भोग कराने के लिए रिपेयर मेंटेनेंस कराते रहो और बाकी समय में भोग करते रहो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं नहीं, क्लैरिटी तो यही है। मैं हाँ, बढ़िया, गुड। अब क्या किस्सा कहानी बहुत है, चलो चलिए। तो देखिए, जिनके अब बहुत सारी चीजें डिफाइन होंगी। रेफरेंस मिलते ही देखो, अपन ने चर्चा किया था कि रूप बल धन पद में कंपैरिजन क्यों होता है? क्योंकि एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है। रूप का कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है, धन का कोई इतना धन होने से मैक्सिमम हो जाएगा, इसका भी कोई रेफरेंस नहीं है। जिन चीजों का अपने आप में कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, उनमें बाय डिफॉल्ट कंपैरिजन होगा ही। अब हमारे को एब्सोल्यूट क्वेश्चन मिल गए तो अब देखो जिंदगी कैसे चलती। जिनके पास इन दो प्रश्नों के उत्तर हैं,
जिनके पास इन दो प्रश्नों के उत्तर हैं उनका नाम माता पिता है, उनका नाम पेरेंट्स है, उनका नाम टीचर्स है। तो शिक्षक परिभाषित हो गया और पेरेंट्स परिभाषित हो गए। तो अभी हम पेरेंट्स हैं, ये भी लाइसेंस, सारे लाइसेंस कैंसिल होने वाले हैं। हमने अपने बच्चों के जिंदा रहने में योगदान दिया कि उनके जीने में योगदान दिया? ठीक से मेरे साथ साथ चलो। हमने अपने बच्चों के अभी तक जिंदा रहने में योगदान दिया कि जीने में योगदान दिया? जिंदा रहने, बोल नहीं पा रहे हो? हाँ, जिंदा रहने में योगदान दिया। अब आपके बच्चे आपकी मानेंगे तो जिंदा रहेंगे कि जिएंगे? तो आपके बच्चे जिंदा रहें कि जिएं? तो आपकी माने कि नहीं माने? अब बच्चों को समझ में आ गया है, इनकी मानने से अपन कहीं पहुंचने वाले हैं नहीं, इसलिए बच्चों ने निर्णय ले लिया है अब इनकी नहीं मानना। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। हाँ, हम जीना सीखेंगे तो हमारे कौन, देखो बच्चा छोटा रहता है, माँ बच्चे को मार देती है, वापस बच्चा माँ से लिपट जाता है। बच्चा कहाँ आपको छोड़ के जाता है ना? बच्चा तो आपके बिना, आप गायब भी हो जाते हो तो उसकी आंखें आपको ढूंढती हैं। तो एक समय वो था कि वो आपके बिना बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता था, वो हर समय आपको ही खोजता था। आज वो आपसे अपने दिल की बात कहना नहीं चाहता, क्योंकि इतने साल में देख लिया इससे दिल की बात नहीं होती, दिल को समझती नहीं। ये बस यही समझती है, कुछ भी माँ कभी बच्चे को फ़ोन करेगी, क्या बोलेगी? खाना खाया क्या? देख लो, सभी माँओं का हाल देख लो। जब भी बच्चा दूर रहेगा उसको फ़ोन करेगी तो माँ एक ही बात पूछेगी, खाना खाया क्या? और ये खा लेना, वो खा लेना, टाइम से खा लेना और टाइम से सो जाना। हाँ, खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा। तो इसका मतलब है जिंदगी कहीं थोड़ी दूर है, खाना पीना भी हमारी ज़रूरत है, पर खाना पीना जिंदगी नहीं है। तो माता पिता का लाइसेंस कैंसिल, ठीक। शिक्षक कैंसिल। हम ना माता पिता हैं, हम ना शिक्षक हैं, इसलिए ये केओस दिखाई देता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का टीचर्स और पेरेंट्स के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? इसके लिए बच्चे जिम्मेदार हैं कि हम बड़े लोग जिम्मेदार हैं, है ना? तो या तो हम सम्मान के लायक हैं नहीं, या हम सम्मान के लायक हैं तो उन तक हम पहुंचा नहीं पाए। दो ही बातें हो सकती हैं। तो दोनों बार माला अपने ही गले में है। तो सार बात इतनी है कि हमने जिंदा रहने को जीना माना है। बच्चे ने देख लिया है कि तुम्हारे जीने की क्वालिटी नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे को ये ध्यान में आता है, ये सही समझ में आए नहीं आए, गलतियां पहचानने लगता है। हमको गलतियां करते हुए देख के वो ये पहचान लेता है कि नहीं, मामला ठीक नहीं है ना? फिर उसको लगता है बस आपके पास पैसा है, पैसा दे दो, बाकी अकल मेरे पास है। चलो, अब विद्यार्थी कौन है? स्टूडेंट की परिभाषा क्या होगी? जिसके पास ये दो प्रश्न हैं, जिसके पास ये जिज्ञासा है, जिसके पास ये जिज्ञासा है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, उसमें भी क्यों जीना है, कैसे जीना है में मूल प्रश्न क्या है? क्यों जीना है मूल है कि कैसे जीना है मूल है? क्यों जीना है मूल प्रश्न है। कितने लोगों के पास ये क्वेश्चन रहता है? जनरल नहीं रहता। तो हम विद्यार्थी ही नहीं है। तो शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो जैसा चल रहा है ठीक ही चल रहा है ना? ये 3 साल, 2 साल लंदन, 1 साल क्या कनाडा, 3 साल इसने वहाँ लगाया और 2 साल इसने जीवन विद्या में लगाया। 2 साल, और पूछो इससे क्या चेंज आया? दोनों में कितना खर्चा किया? खर्चे का भी हिसाब होगा, है ना? तो 2 साल लंदन, 1 साल कनाडा, कितना खर्चा किया? तो पिताजी बताएंगे। बोलो पिताजी। है ना? सारा जोड़ेंगे तो क्या हालत होगा? और 2 साल इसने जीवन विद्या में लगाया। वो इससे पूछोगे क्या पाया और घर वालों से पूछोगे क्या पाया।
तो मेरा कहना है भैया, हम इतनी लंबी छलांग लगा सकते हैं, हर परिवार इतना उपयोगी हो सकता है, इतना शानदार हो सकता है, हम इतने प्रोडक्टिव हो सकते हैं कि संसार में कुछ भी, संसार में दुख नाम का कोई चीज है ही नहीं। ये सच्चाई है, धीरे से समझेंगे, है ना। ना समझने के कारण हमने कितना बड़ा नर्क पैदा किया है और रोज मेहनत करके नर्क पैदा किया है, उसको भी समय के साथ साथ देखें। तो क्लैरिटी ये बनी कि मानव के लिए मूल बात ये है कि मूल प्रश्न दो हैं। इन दो प्रश्नों के उत्तर जिनके पास है उनका नाम माता पिता है, शिक्षक है। जिसके पास इसकी जिज्ञासा है उसका नाम विद्यार्थी है। जहाँ इसका उत्तर दिया जाता है ना, जहाँ इसका उत्तर दिया जाता है उसका नाम विद्यालय है। देखो, विद्यालय तो विद धातु से बना है ना, विद मतलब जानना। जहाँ उसका नाम विद्यालय है, इसलिए विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है और घर को भी विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? माता पिता को जिंदगी आ जाए, अपने बच्चों के क्वेश्चन, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, चुप, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा करो। प्रैक्टिकल वही है जिसमें मार्क्स आते हैं। यदि पिता भी बच्चे से, मैंने ऐसा भी घरों में देखा, यदि पिता बच्चे से जिंदगी पे बात करता है तो कई बार पत्नी को, मतलब जो मैंने घटना देखी, तो उसमें पति पत्नी पे आप मत जाइएगा, दोनों में से कोई एक की बात समझ लीजिए। तो यदि पिता बच्चे से जिंदगी को लेके बात करता है तो पत्नी को लगता है कि इतनी देर में ये इसका होमवर्क करवा सकता था, ये बेकार टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि जिंदगी में बात करना हमको टाइम वेस्ट लगता है। तो बी प्रैक्टिकल के नाम पे वो करो जिससे मार्क्स आए, वो करो जिससे पैसा आए। पैसा और मार्क्स ने कुल मिला के पैसा है। अपने को पैसे के अलावा कुछ समझ में आए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने जिंदा रहने को जीना माना है। तो ये क्लैरिटी बनती है तो घर में माँ बाप को जिंदगी आ जाए। बच्चा जिस समय क्वेश्चन करता है वो अभूतपूर्व क्षण है, उसको हम जो देंगे वो पचेगा कि जो वो जिसकी भूख होगी वो पचेगा। जैसे मैं शिविर में 7 दिन लगातार बोलता हूँ, वो थोड़ा ना पच जाता है जो मैं बोलता हूँ। पचता उतना ही है जितनी आपकी जरूरत होती, जितनी आपकी आवश्यकता होती। इसलिए आवश्यकता को बार बार क्रिएट किया जाता है। देखो, जिंदा रहना जीना नहीं है, देखो ये भी नहीं चलेगा, देखो ये भी नहीं चलेगा। तो आपकी आवश्यकता बनती है, अच्छा ये नहीं चलेगा, अच्छा फिर इसका मतलब कुछ और देखना जरूरी है। तो शिविर में हम दोनों काम करते हैं, आपकी आवश्यकता बनाने का काम भी करते हैं और आवश्यकता बनी है तो उसको भरने की भी कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि माँ बाप के पास जिंदगी होगी तो जिस समय बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही उसके लिए एजुकेशन। किसी भी घर में प्रयोग करके देख लीजिए, बच्चे के साथ एक व्यक्ति परमानेंट हो जो पूरी तरह से एग्जिस्टेंस को समझा हुआ हो और उसके पास समय उपलब्ध हो। ये लोग घर के बुजुर्ग लोग ही हो सकते हैं। तो घर के बुजुर्ग लोगों की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, कितनी बड़ी उपयोगिता हो सकती है ना। अभी बुजुर्ग अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करते हैं और बच्चे अपने आप को, है ना, बच्चे तो अब आयाओं के हाथ में चले जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं तो पालने की फुर्सत किसको है। हाँ, स्मार्ट का मतलब है आप झूठ बोलो, चेहरे पे शिकन ना आए, है ना। किसी भी ऑफिस में जाएं, पैसे दे के काम वाम करके चले आए, तो इसको अपन स्मार्ट बोलते हैं। किसी को भी हड़का लें, हाँ, हिंदी में उसको धूर्त कहते हैं, शुद्ध हिंदी में उसको राक्षस मानव बोलते हैं। विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। बोल। हाँ जी, माइक दे। हाँ, जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को घर जैसा प्यार दें जैसा घर में मिलता है। हाँ, प्यार मतलब कैडबरी चॉकलेट नहीं होता। नहीं नहीं,
प्यार मतलब जीने की समझ होती है, जीने की समझ। है ना? तो जीने की धन्यवाद। तो जीने की समझ होगी, जीने की समझ होगी तो देखो इस देश में डाटा ये कहता है कि जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें से किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे केवल 10% हैं। 90% बच्चे 12वीं तक ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 90%। और 10% बच्चे केवल किसी कॉलेज में जाते हैं, उसमें 80% कॉलेज किसी काम के नहीं है। तो हायर एजुकेशन की क्या स्थिति हुई? 100 में से 10% कॉलेज में गए, 10% का 80%, 70% किसी काम का नहीं है, तो 10% का 20%, 30% एम्प्लॉयबल यूथ है, बाकी अनएम्प्लॉयबल, बाकी केवल किसी को पैसा देने, अपनी ज़मीन बेच के किसी को पैसा देने जाता है। ये हालत है। तो इससे समझ में आया कि ये ड्रॉप आउट क्यों है। इसका मतलब है कि यदि किसी भी हमारे पुराने समय में छत्तीसगढ़ में, हाँ हमारे आपके महाराष्ट्र के IAS हैं नंद कुमार, जो यहाँ भी कभी एजुकेशन सेक्रेटरी रहे, वो डेपुटेशन पे छत्तीसगढ़ आए थे, तब हमने उनके साथ काम किया। तो एक जगह एक बार उन्होंने वो समाज के लोगों को बुलाते हैं शिक्षा पे बात करने, तो उसमें बड़ा प्रश्न ये था कि बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं। तो सवाल ये आया कि भाई यदि बच्चा अपने घर से निकल के मैं आपके घर आऊँ और आप मुस्करा के स्वागत भी ना करो, क्या मैं दोबारा आपके घर आऊँगा? तो यदि सारे टीचर्स को घर बैठे सैलरी मिल जाए और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और ये फ्रीडम हो कि आपका मन आए तो स्कूल आओ, मन आए तो मत आओ, कितने लोग स्कूल आएंगे? वो उन लोग को छोड़ दो जिनका घर में मन नहीं लगता और स्कूल में टाइम पास करने आते, उनको छोड़ दो। तो कितने लोग आएंगे? कितने प्रतिशत आएंगे? कितने प्रतिशत आएंगे? टीचर बताएंगे कितने प्रतिशत बताएंगे? ईमानदारी से बताओ। कोई एक्शन नहीं, सैलरी 30 तारीख को घर पहुंचेगी और आप आओ मत आओ, तो कितने प्रतिशत टीचर आएंगे? है 30-40% आ जाएंगे। तो इतने आ जाए तो बहुत अच्छा। तो कम से कम आपके अनुसार 60% ड्रॉप आउट तो है ही, और मेरी दृष्टि में ये 80% से कम नहीं। तो 60-80, इसका मतलब टीचर ड्रॉप आउट हुआ कि बच्चा ड्रॉप आउट हुआ? टीचर ड्रॉप आउट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि टीचर स्कूल में बच्चों के लिए नहीं जा रहा है, वो अपनी सैलरी के लिए जा रहा है। यदि वो बच्चे के लिए जा ही नहीं रहा है तो बच्चे को अपनापन कैसे फील होगा? हाँ, मैं तो, आप तो अच्छे लोगों में से हो, शिविर में तो आपको पता ही है अच्छे लोग आते। 20% तो आप जो 40% आ रहे हैं उसमें से 20% काम नहीं करते। बहुत मुश्किल है। तो इससे समझ में आया कि गैप कहाँ पे है। तो पता चला कि टीचर घर में आता है, घर में बच्चा बड़े मुश्किल से आता है कि चलो घर में माँ मिलेगी, वो माँ भी पूछती है होमवर्क किया क्या, तो माँ में भी टीचर की आत्मा आ गई है। ठीक, और बेचारे को माँ, उसकी माँ कहीं खो गई तो उसको कोई दिन वो घर छोड़ के भी भाग जाता है। तो अब हमको ये रूट समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे फंसी है। तो बेसिकली ये समझ में आया कि ना घर घर है, ना विद्यालय विद्यालय है, ना विद्यार्थी है, ना माता पिता है, ना शिक्षक है। उसके बाद भी हंस लेते हैं, क्या बुरा है? उसके बाद यही है साड़ी और गाड़ी, उसके बाद यही है फ्लैट बन गया और एक कुछ हो गया, चलो कहीं घूम के आ जाएं, चलो कुछ खा के आ जाएं। फिर थोड़ी बहुत मोहवश संवेदनशीलता है, जिनको हमने अपना माना है उनके लिए कुछ भौतिक रूप में करते रहते हैं। सभी को ये आंसर मिल जाए, सभी को इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, यही समाज और सरकार का काम है, जिसको हम व्यवस्था बोलते हैं। सभी को ये उत्तर मिल जाए, यही व्यवस्था और सरकार का काम, समाज और सरकार का इतना ही काम है। अभी का समाज किस काम में लगा रहता है? अपने अपने समाजों को ध्यान करके देखो, जिन जिन समाजों से आप आते हो, देखो आपके समाज में क्या चल रहा है। समाज किस काम में लगा है? समाज के फंक्शन देखो कैसे होते हैं।
उसमें क्या क्या होता है ना। छत्तीसगढ़ में मैं मारवाड़ी समाज में कभी कभी कुछ मित्र हैं, तो एक बार में कितने गोलगप्पे खा सकते हैं, पानी पूरी क्या बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि यदि समाज में भी कुछ, समाज तो बच्चे तो हमारे आपके हैं ना, हमारे आपके बच्चे हैं, ये किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये किसी कंपनी की भी जिम्मेदारी नहीं है। यदि बच्चे हमारे आपके हैं तो इनको कम से कम प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन तक एक अच्छा वातावरण देना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि ये सरकार की जिम्मेदारी। तो यदि अब सही अर्थों में समझ में आएगा, यदि कम से कम हम अपने प्री प्राइमरी के बच्चे भी किसी पेड स्कूल में भेजते हैं, तो मेरे को कहना अच्छा नहीं लग रहा, आपको भी सुनना अच्छा नहीं लगेगा, तो जिम्मेदारी से बच्चे पैदा तो नहीं हुए। बताइए, हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे, उसको तो एक कैसा वातावरण की जरूरत है। हमारा बेटा छोटा था, स्कूल जाता था, छोटे बच्चे जाते रोते हैं, अब स्कूल वाले तंग आ जाते हैं, तो उन्होंने वो अंधेरा कमरा था जो रोएगा उसमें बंद कर देते, तो बच्चे डर के मारे, वो रोता भी था ऐसे करता था, रोया तो जाएगा ब्लैक कोट, वो काली कोठरी में। तो सारे बच्चों, अब ये जो उसके अंदर डर बैठ गया, वो बच्चा जब छोटा था, जब मैं उसको एडमिशन कराने ले गया, तो वो तो प्रिंसिपल, वो इंटरव्यू लेते ना आजकल, तो बच्चा वो सामने वो महापुरुषों के फोटो लगे रहते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में, तो बीच में उसको महापुरुष एक और दिखाई दे गया बैठा हुआ, तो उससे पूछता, अंकल आपका नाम क्या है आप क्या करते हो, ऐसे 2-4 क्वेश्चन पूछ दिया। मैं सर आप भी कुछ पूछ लो कहता नहीं ठीक है हो गया। वही बच्चा 2 साल बाद उसी स्कूल में जाने से डरता था जिसके प्रिंसिपल का इंटरव्यू वो लेके आया था। तो उसके भीतर का बच्चा या उसके भीतर का इंसान उन्हीं दीवारों से टकरा के कहीं खो गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के स्कूल बच्चों को जिंदगी दे रहे कि बच्चों से जिंदगी छीन रहे, है ना। क्योंकि हमारी जिंदगी की समझ नहीं है, इसलिए हमने पैसा देके, या इतना ही होगा कि महंगा स्कूल, है ना। तो केवल इससे काम नहीं चल रहा है। इसका मतलब है क्या स्थिति बनी, ना सरकार को, ना सरकार का कुछ हालचाल है, ना समाज का हालचाल है, ना विद्यालय का पता है, ना घर का पता है, ना विद्यार्थी का पता है, ना माता पिता का पता है, ना शिक्षक का पता है। कुछ नहीं बचा, तभी शिविर है। कुछ गलती है तो बता दो। जो भी कहा जा रहा है आपसे यही कहा जा रहा है, भी मानने के लिए नहीं कह रहे। कोई कमी है तो बता दो। बोल भाई, ठीक बात कर रहे हैं? क्यों बेटा, ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? ठीक बोल रहा हूँ? तुम भी स्कूल जाते हो हैं? छोटे बच्चे भी आते हैं, तो रोते हैं तो क्या करते हैं स्कूल में? तुम्हारा तो अच्छा वाला स्कूल होगा ना। क्या करते हैं? रोते हैं तो बच्चे, छोटे बहुत छोटे बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो रोते हैं ना। तो क्या करते हैं फिर टीचर लोग? प्यार से समझाते हैं। हाँ जी बोलिए, कहाँ पहुंचे? कुछ कहना है? कभी बच्चों की हालत ऐसा होता है, तो अभी तो हम सब एडल्ट्स लोगों का भी यही हाल हो गया। अभी सारे बच्चे दिशाहीन हो गए बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन इन तो द। बच्चे दिशा नहीं है कि बड़े दिशाहीन लोगों ने उनको वही दिशा दिया। तो मजबूरी है, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं। आपके पास है तो आपके शरणागत। मेरे पास भी नहीं है, संयोग से अनुसंधान हो गया तो अपन इतनी बात कर रहे हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ। इसी को हम ब्लेम भी कर नहीं सकते, पेरेंट्स को ना, स्कूल को ना, प्रशासन को, क्योंकि सभी अंधेरे में है। चलो ब्लेम नहीं कर सकते तो आगे चलते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं।
क्यों जीना है? चलिए सभा में पहले ये सर्वे कर लेते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा भी होता है जिसको लगता है क्वेश्चन ही गलत है, इसका कोई मतलब ही नहीं, ऐसा तो कोई नहीं? किसी किसी को ऐसा भी लगता है इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं, ऐसा कोई है? नहीं। चलिए, कितने लोगों के सामने ये क्वेश्चन पहली बार आया? पहली बार आपने ये क्वेश्चन सुना, पहली बार आपका ध्यान गया कि यार ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, संकोच ना करें, हाथ उठाते जाएं। कम लोग। हाँ, कितने लोग हैं जिनको ये क्वेश्चन स्कूल टाइम में आया? स्कूल टाइम में भी आपने इस क्वेश्चन पे सोचा? बढ़िया। चलिए, कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले सालों में लगातार इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कोई ना कोई प्रयास करते रहे? ओ अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुखद, बहुत सुखद। क्योंकि प्रयास किया रहता है ना, तो आंसर जब मिलता है तो उसकी ग्रेविटी को और जो बात हो रही है उसकी गहराई को फिर हम ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। चलिए, तो एक काम कर सकते हैं, हालांकि अब थोड़ा लेट हो गया, कल की चर्चा दिन भर की हो गई है। देखो, एक काम कर सकते हैं कि शिविर की सफलता को नापने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आज की डेट में मैं जिन समस्याओं को लेके आया हूँ, या जो समस्याएं मेरे पास हैं, या जो कुछ मैं ज़िंदगी में पाना चाहता हूँ, जो भी जहाँ भी मेरी ज़िंदगी में, चाहे समस्याओं के रूप में या ज़िंदगी की आगे की जर्नी के रूप में मैं ज़िंदगी को जैसे देखता हूँ, तो आज की डेट में मैं लिख के रख लेता हूँ, और 7 दिन बाद मैं उसको वापस पलट के देखूँगा कि इसमें से क्या रिजॉल्व हुआ, है ना? तो हमको एक अंदाज़ा लग जाएगा। वो मेरे को शुरू में करना था, मैं नहीं कर पाया इस शिविर में, कभी कभी करता हूँ, कभी ध्यान रहता है, नहीं रहता है, लेकिन उससे कम से कम हमको पता चलता है कि हाँ, 7 दिन में क्या हुआ। अभी भी आप ये तो कर ही सकते हैं कि चलिए आप शुद्ध रूप से अपने आप से पूछिए, कोई भी सुना हुआ पढ़ा हुआ इधर उधर से उसको शामिल मत कीजिए, केवल अपने आप से पूछिए कि मैं क्यों जी रहा हूँ, क्यों जिंदा हूँ, है ना? जो भी आंसर आता है, नहीं आंसर आता है, ब्लैंक लगता है ना, जो भी आंसर आता है केवल उसको सीधे अभी का डेट टाइम डाल के लिख दे। मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों जिंदा हूँ। जो भी आंसर आपके भीतर से फील होता है, जैसा फील होता है, केवल उसको भाषा दे दें। जिनके पास कॉपी पेन नहीं हो वो ले लें, हाथ ऊपर कर दीजिए जिनके पास कॉपी पेन नहीं है। उत्तर आया। हाँ, या एक और इसको सोचने का तरीका है कि इस शरीर यात्रा के अंत तक मैं कहाँ पहुँचना चाहूँगा, है ना? कोई दिन तो शरीर मरेगा, ये तो पक्का है। तो इन बचे हुए सालों में मैं ज़िंदगी में आखिर क्या पाना चाहता हूँ, या मैं क्यों जी रहा हूँ। बोलिए। हाँ जी, 1-2 लोग शेयर कर दो, फिर ब्रेक करते हैं। हाँ जी, बोलिए। माइक। शुद्ध मन से जब अपने अंतर्मन को हमने ये प्रश्न पूछा कि जीना क्यों है, तो हमें लगा कि मानव जीवन दुर्लभ है, और इस शरीर यात्रा के दौरान इस शरीर का सबसे अच्छा उपयोग हो सके, समाज के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य कर सके, तो दैट विल बी assumed to be the best utilization of this life, meaningful, productive and most constructive utilization। यही उत्तर है। अच्छा, हाँ जी, अपना अपना जो आपको फील होता है वही बोलिए, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं। हाँ। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। एक अपने जैसा लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरा गॉड पे फेथ करते हैं सर, जैसा कल सुबह उठी जो होगा वो उसने जो चाहा होगा और वो होगा, और दे एक्सेप्ट इट। हाँ, इसका मतलब बड़ी है जिंदगी बड़ी कूल ही लेते हैं उन लोग जैसा। कूल वूल भैया होता नहीं है ये, इसमें दे एक्सेप्ट इट, जो शॉक हुआ दे ऑब्जर्वर। एक्सेप्ट इट। हाँ, जी, मतलब देखिए,
आदमी के पास विचार करने की क्षमता है कि नहीं? ये मन के लेवल की दुनिया है। मन के लेवल की दुनिया में आदमी पूरी तरह से किसी को समर्पण कर दे, ये संभव है। मतलब काफी हद तक समर्पण कर दे, और ऐसा है। देखिए, बात कहना एक बात है, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल पकड़िए, जब उसी के घर में उठापटक होती है, बहू से नहीं बनी, सास से नहीं बनी, बच्चे नहीं मान रहे हैं, परिवार में कोई दुख आ गया और कोई झंझट हो गया, है ना, फिर देखिए क्या प्रतिक्रिया आती है। फिर वो कितना स्वीकार कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और ज़िंदगी की लंबाइयों में देखेंगे तो भी पता चलेगा। तो इसका मतलब है कि ये एक माइंडसेट है जो भारतीय आस्था परंपरा से मिलता है। आस्था परंपरा ने दास्ता को भी परोसा है, उसका पॉजिटिव पार्ट भी है। दास्ता मतलब गुलामी, है ना। तो आदमी का इवोल्यूशन का मतलब है कि मन के लेवल से विचार वो सोचने लगे। जैसे अभी साइंस ने एक बड़ा काम कर दिया कि एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस दे दिया, तो हर चीज़ के बारे में वो सोच पाता है, हर चीज़ की फाइन डिटेल में जा पाता है। ये फाइन डिटेल में जाने का जो काम है, ये हमारे समझने के लिए काफ़ी सहायक हुआ, इसलिए इतने सारे इंजीनियर डॉक्टर तैयार होने लगे, है ना। ऐसा देखो, ये भारत में तो कोई नई नहीं है धार्मिक परंपराएं। ऐसा मान के हमने कितने लोग ईश्वर को या उस अंतिम रियलिटी को पा गए। तो ये एक तरीका रहा, और उसमें काफ़ी सारा शॉक एब्जॉर्वर जो भी है वो कर रहा है, जो भी है ठीक ही कर रहा है। गलती हो गई तो कुछ भी घट गया तो अपना प्रारब्ध था, इसलिए होना ही था। इसलिए उसका शॉक एब्जॉर्वर काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो ये मान लेता है कि जो भी कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, मेरे भले के लिए हो रहा है। लेकिन फाइनली इससे दुनिया नहीं चल रही है। इससे मान लो आपने तो मान लिया, लेकिन आपके घर के बाकी लोग तो वैसा नहीं मान रहे हैं, और जब आपस में नहीं बन रही है तब क्या मानोगे, है ना। तो ये किसी हद तक मान पाते हैं, किसी हद के बाद ऐसा नहीं चलता। ऐसा मानने वाला कोई पॉइंट के बाद फिर उसको नहीं मानने की जगह में भी आ ही जाता है। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। फाइनली हमको समझना, मानव में समझने की ताकत है कि नहीं, और यदि ऐसा मान लिया तो समझने वाला पार्ट जिसको हम कह रहे हैं, समझने वाला, और किसी हद तक आपकी कोई अच्छी स्थिति बन भी गई तो समझाने का काम तो नहीं हो पाता, क्योंकि समझाने का काम तो विश्लेषण पूर्वक ही होगा। इसलिए कल भी मैंने चर्चा किया, हम माँ बाप अपने में ये पाते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपनी अगली पीढ़ी को नहीं दे पा रहे, क्योंकि युग ही बदल गया। तो ये यदि पहले थोड़ा बहुत ये मॉडल चल भी रहा था, अब साइंस एजुकेशन आने के बाद में अब ये मॉडल ही एब्सोल्यूट हो गया। इसलिए तमाम चर्च बिक रहे हैं, ऐसा न्यूज़ मिलती है, क्योंकि अब लोग नहीं जा रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी धार्मिक एक डाटा है, विश्व की सभी साधनाओं में साधकों की संख्या घट रही है, क्योंकि अब मामला शिफ्ट हो रहा है। वो आस्था की वजह से, वो इसलिए नहीं बन रहे हैं कि आपकी किसी ज्ञान में आस्था है, आपकी इनसिक्योरिटी, या कुल मिला के पैसा है तो पुण्य, उससे मंदिर में दान देने से पुण्य मिलेगा, और उस पुण्य से आपके भौतिक साधन और बढ़ेंगे। हाँ, तो उसका प्रयोग करके, धन का प्रयोग करके धन ही बढ़ाना चाह रहे, या आपकी इनसिक्योरिटी, या आपका जो भी कुछ एग्रेशन, जो भी कुछ है, ज्ञान से कोई ज़्यादा लेन देन है नहीं उसका। और अच्छा, ये टेक्निकल, ये काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है। और पैसा आया भी है ना, दुनिया में इतना पैसा आया, आदमी करेगा भी क्या, कहीं तो खर्च करे। अच्छा, वही सब। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।